जिस दिन लड़की ने उपन्यास में प्रवेश किया वह पुरुष मुख्य पात्र की मां बन गई। जो मूल कहानी में युवा उम्र में मर गई, उसका पति एक कुख्यात तानाशाह था। वह उसके पूरे परिवार को मार डालेगा और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वह कहानी का अंत बदलने की कसम खाती है, लेकिन जैसे ही वह सम्राट से मिलती है, वह इस निर्दयी शासक की आंखों में ठहर जाती है। वहां केवल जुनून और पागलपन है। एक लंबा खंजर खून से लथपथ एक आदमी लाल पानी में पड़ा है। अपने अंतिम क्षणों में भी वह मित्रल खानों के लिए असंगत मांगे चिल्लाता है। नवाब चुपचाप देखते हैं, उनके दिलों में आतंक भरा हुआ है। सम्राट उसकी अधिक आत्मविश्वास का मजाक उड़ाता है और बेगोनिया पर युद्ध की घोषणा करता है। लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, अनंत दुख के चक्र से थकी हुई। अपने सपनों में वह बड़बड़ाती है, उम्मीद करती है कि कोई इस परेशान करने वाले दुःस्वप्न को खत्म कर दे। लेकिन जब वह उठती है तो उसे कमरा भव्य लेकिन अपरिचित लगता है। उसके भीतर बेचैनी बढ़ती है। यह उसकी दुनिया नहीं है। नौकरानी बेताब होकर उसकी स्थिति के बारे में पूछती है। राजकुमारी शब्द निकालते ही वह तुरंत ठहर जाती है। कौन सी राजकुमारी? वह तुरंत शीशे के पास दौड़ती है, अपनी सुनहरी बाल और नीली आंखें देखती है। स्पष्ट रूप से वह इस अपरिचित सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाती है। एक भीड़ दौड़ती है। चार्ली डिएमेलियो नाम पुकारते हुए वह बार बार अपनी पहचान की पुष्टि करती है। जब उसे एहसास होता है कि वह किताब का एक पात्र बन गई है तो वह टूट जाती है। उसकी मां चिंता के साथ पास आती है, इसलिए वह भूलने की बीमारी का नाटक करती है। वह चुपचाप अपनी पहचान फिर से सुनने के लिए पूछती है, अपनी आंतरिक अराजकता को छिपाने की कोशिश करती है। रानी बताती है कि वह लिनोवा महल की एकमात्र राजकुमारी है। चार्ली केवल रोज लिनोवा है। वह अंततः घुटनों के बल गिर जाती है। इस क्रूर वास्तविकता को स्वीकार करते हुए वह उन रातों को याद करती है जब उसने उपन्यास पढ़ने में समय बिताया। किताब ने बताया कि कैसे पुरुष मुख्य पात्र का दर्द महिला मुख्य पात्र द्वारा ठीक किया गया, और अब वह पुरुष मुख्य पात्र की मां बन गई है, एक दुखद पात्र जो उसके दुख को उजागर करने के लिए है। पुरुष मुख्य पात्र के पिता सम्राट अपने शक्ति को मजबूत करने के लिए खून की सफाई करते थे। 3 वर्षों के भीतर उसने सभी पड़ोसी देशों पर विजय प्राप्त की और नवाबों का वध करते हुए राज्य को नष्ट कर दिया। सम्राट ने चार्ली को देखा। वह बिस्तर की पर्दों के पीछे कांपती हुई थी। वह पहली नजर में उस पर फिदा हो गया और उसे एक ट्रॉफी के रूप में साम्राज्य में ले गया। चार्ली को एक राक्षस से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। राजकुमार को जन्म देने के बाद उसे मानसिक टूटन का सामना करना पड़ा और अंततः उसने अपनी जान ले ली। वह निराशा में अपना सिर पकड़ लेती है। क्यों उसे उस दुर्भाग्यपूर्ण पात्र में उस पल प्रवेश करना पड़ा? उसकी मां की आवाज उसे सुनाई देती है, जो उसकी स्थिति के बारे में चिंता से पूछती है। वह फिर समझाती है कैसे चार्लियोनी अचानक रात के खाने के दौरान बेहोश हो गई। नायक को राहत मिलती है यह जानकर कि चार्लियोनी का परिवार का माहौल गर्म है। वह चुपचाप ऐसे और शांत दिनों के लिए प्रार्थना करती है। युद्ध की क्रूरता का अनुभव न करना चाहती राजा उसके सिर को सहलाते हुए कहते हैं कि उसे एक आपात बैठक में जाना है, क्योंकि फ्रिटास साम्राज्य ने बेगोनिया पर युद्ध की घोषणा की है। वह फिर से टूट जाती है। युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है। उसके भीतर जल्दी का अनुभव होता है। उसे इस आपदा को रोकने के लिए कुछ करना होगा। एक चश्माधारी शिक्षक उसे पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है। यह देखकर कि वह आखिरकार मेहनती से पढ़ाई कर रही है, वह ठान लेती है कि चूंकि वह वापस नहीं जा सकती, वह युद्ध का सामना करने के लिए हर तरीके का उपयोग करेगी। प्रत्येक राष्ट्र की स्थिति को संक्षेप में समझाने के बाद शिक्षक कूटनीतिक संबंधों पर चर्चा करना शुरू करते हैं। वह उसे एक प्रकार के मिथ्रिल अयस्क दिखाते हैं जो हथियारों और जादुई उपकरणों की ताकत को बढ़ा सकता है। उसे किताबों की दुनिया का जादू अपनी आंखों से देखने का मौका मिलता है। युगोनिया की खानों का एकाधिकार अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों को तोड़ने का कारण बनता है। वह सोच में सिर झुकाती है, यह विश्लेषण करते हुए कि सम्राट का उदय खानों की खोज के साथ कैसे मेल खाता है। वह संदेह करती है कि कोई पर्दे के पीछे साजिश कर रहा है, धीरे धीरे समस्याओं को बढ़ा रहा है। 1 महीने बाद शिक्षक उसके सामने किताबों का एक ढेर रखता है। वह संकोच में अपने भाई के साथ दोपहर की चाय का सुझाव देती है। थोड़ी देर की विश्राम की चाह में बाहर चलते हुए वह साय करती है कि पढ़ाई बहुत कठिन है। उसी समय एक सुंदर लंबे बालों वाला आदमी उसे झुककर आपकी उच्चता कहकर संबोधित करता है।
इस खूबसूरत आदमी को देखकर उसका दिल धड़कता है, लेकिन फिर वह पूछता है क्या वह उसे याद करती है। नौकरानी चुपचाप उसे याद दिलाती है कि यह नाइट कमांडर एरिन बेलरात है। वह माफी मांगती है, कहती है कि वह अपनी भूलने की बीमारी के बाद लोगों को पहचान नहीं सकती। लेकिन वह अपने निचले होंठ को काटता है, असंतुष्ट लग रहा है। वह जल्दी से वहां से चली जाती है। फिर भी एरिन उसकी पीछे हटती हुई आकृति को देखता रहता है। वह सोचती है कि वह उसे ऐसे क्यों देख रहा है। जब वह अपने भाई को बताती है तो वह शांति से कहता है कि वह और एरिन डेटिंग कर रहे हैं। वह पूरी तरह से स्टन्ड है। भ्रम और असहजता उसके भीतर बह रही है। उसका भाई कैजुअली कहता है कि यह पहले से ही उसका चौथा प्रेमी है। उसके चारों ओर हमेशा कई पुरुष होते हैं जिन्हें जल्दी ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। वह इस बात पर हैरान है कि इस देश के रोमांस पर विचार कितने उदार हैं। उसका भाई याद करता है कि उसने कहा था कि यह सिर्फ एरिन के साथ मजे के लिए था। अगर वह उसे परेशान करता रहा तो उसका भाई इसे हमेशा की तरह संभाल लेगा। उसी पल एक नौकर जल्दी से राजा की तत्काल बुलाने की सूचना देता है। रिपोर्ट के अनुसार साम्राज्य ने 1 महीने के भीतर बोगुनिया पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। मंत्री यह समझने लगते हैं कि यह युद्ध सरल नहीं है। वह सोचती है कि सम्राट को चार्लोनी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। यही युद्ध को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका है। वह परिषद कक्ष में प्रवेश करती है, भारी वातावरण को महसूस करते हुए। उसका भाई उसे बताता है कि 2 हफ्तों में वह राजा का प्रतिनिधित्व करेगा। साम्राज्य के लिए एक कूटनीतिक मिशन पर उसे विजय भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। जीत का जश्न मनाने के लिए वह तुरंत समझ जाती है कि यह एक बार का मौका है। उसे व्यक्तिगत रूप से तय करना होगा कि युद्ध को रोकना है या लड़ाई के लिए तैयार होना है। वह दृढ़ता से उसे साथ चलने की मांग करती है। मुस्कुराते हुए वह समझाती है वह इस मौके का उपयोग करके दुनिया देखना चाहती है। नौकरानी कपड़ों के लिए अलमारी में खोज करती है। 2 साल पहले प्राप्त कपड़ों को उसे समझ नहीं आता कि राजकुमारी तुवालिन कपड़े पहनने पर क्यों जोर देती है। वह समझाती है कि अपनी पहचान को राजकुमारी के रूप में न छिपाना राजा की शर्त है कि उसे जाने दिया जाए। वह तुरंत तुवालान की पारंपरिक पोशाक की ओर आकर्षित होती है। वह नौकरानी को आभार भरी मुस्कान देती है। नौकरानी इस तरह से उसके साथ बात करके खुश है। फिर से वह चुपचाप कसम खाती है कि जब वह युद्ध रोक देगी तो वह नौकरानी का बदला चुकाएगी। वह चुपचाप एक नौकरानी का कपड़ा तैयार करने के लिए भी कहती है, प्रस्थान के दिन के लिए। यहाँ तक कि एक नौकरानी के कपड़ों में भी उसकी शाही शान को छिपाना मुश्किल है। उसका भाई मजाक करता है कि यह भेष किसी को भी धोखा नहीं देगा। ऊंची गाड़ी के सामने वह क्षण भर के लिए हताश होती है। एरिन अचानक एक घुटने पर बैठ जाता है और उसे मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। उसका भाई बताता है कि उसने गार्ड ड्यूटी के लिए स्वेच्छा से काम किया है। वह उसकी स्थायी भावनाओं से हैरान है। वह धीरे से अपना हाथ उसके ऊपर रखती है, लेकिन उसे आग बढ़ाने से रोकती है। गाड़ी में चढ़ने के बाद वह रास्ते में उसकी कोशिशों को नजरअंदाज करने का फैसला करती है। वह मदद नहीं कर पाती कि सम्राट वास्तव में कैसा दिखता है। अगर वह समझदार है तो वह मूल योजना के साथ आगे बढ़ेगी। अगर वो समझदार है तो वो पहले वाले प्लान पर आगे बढ़ेगी। अगर वो तानाशाह है तो उसे उसके साथ निपटने का कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। काफिला जल्द ही भव्य सम्राट महल में पहुंचता है। लाल बालों वाला सम्राट ऊपर से मेहमानों को चुपचाप देखता है। चार्ली केवल वह भोज से बाहर निकलने का मौका लेती है और खोजबीन करती है। उसे एक ग्रीन हाउस की ओर खींचा जाता है जो विदेशी फूलों और पौधों से भरा हुआ है। वह कोमलता से कुमुदनी को छूती है। सम्राट की परिष्कृत पसंद की प्रशंसा करते हुए उसे याद आता है उसने नौकरानी से सम्राट की आकृति के बारे में पूछा था। एक भयंकर और डरावनी छवि उसके मन में उभरती है, लेकिन उसकी अपनी कल्पना उसे डराती है। नौकरानी भी मानती थी कि सम्राट भयानक दिखता होगा। अचानक वास्तविकता में लौटते हुए उसे अचानक एक नजर का एहसास होता है और वह तेजी से ऊपर देखती है। एक लाल बालों वाला आदमी उसे ध्यान से घूर रहा है। उन गहरे आंखों से उसका दिल धड़कता है। सब कहते हैं कि वह खून का प्यासा तानाशाह है, लेकिन आम लोगों के प्रति उसकी दयालुता उसे उम्मीद देती है। जब तक वह एक समझदार शासक है, शायद सब कुछ योजना के अनुसार चल सकता है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट का चेहरा बिल्कुल उसके प्रकार का होगा। उस आदमी की गहरी आवाज उसकी पहचान के बारे में पूछती है, देखते हुए कि वह जवाब नहीं देती।
वह और करीब आता है। उसके घूंघट के माध्यम से भी वह उसकी सांस महसूस कर सकती है। वह चौंक कर पीछे हट जाती है। अपनी घबराहट में वह केवल यह याद रखती है कि अपना चेहरा न दिखाए। जब वह भागने के लिए मुड़ती है तो उसकी स्कर्ट एक दृढ़ आर्क में फैल जाती है। फिर भी सम्राट की नजर उसकी पीछे हटती आकृति का पीछा करती है। भोज में तुओलिन का राजकुमार बधाई देने आता है, लेकिन सम्राट पूरे हॉल को ध्यान से देखता है। अंततः वह फिर से उसे उस कोने में देखता है जब उनकी आंखें मिलती हैं। वह स्टार्टल्ड खरगोश की तरह होती है, फिर वह फिर से उसकी नजर से गायब हो जाती है। जैसे ही वह उसके पीछे भागने वाला होता है, उसका अधीनस्थ महत्वपूर्ण सैन्य मामलों की रिपोर्ट देने के लिए प्रकट होता है। वह जंगल तक दौड़ती है, फिर रुकने और अपनी सांस पकड़ने की हिम्मत करती है। उसे सम्राट के साथ इस अप्रत्याशित मुठभेड़ पर पछतावा होता है। उसकी भविष्य की योजनाएं शायद बाधित होंगी। ठीक जब वह परेशान महसूस कर रही होती है, एक अंधेरा आकृति ऊपर से गिरता है। हत्यारे का चाकू सीधे उसके चेहरे की ओर बढ़ता है। वह अपनी जगह पर ठहर जाती है, हिल नहीं पाती। एक और फेंका हुआ चाकू समय पर हथियार को रोकता है। सम्राट उसे अपनी बाहों में खींच लेता है, उसे जेंटली डांटते हुए कि उसने उसे पूरे स्थान पर खोजने पर मजबूर किया। उस क्षण हत्यारे के साथ ही प्रकट होते हैं। बेगुनिया के प्रतिशोधी उन्हें घेर लेते हैं। वह उसे एक बैकहैंड स्ट्राइक के साथ सुरक्षित दूरी पर धकेलता है। उसने पीछे से हमला कर रहे हत्यारे को काट दिया। खून के निशान हवा में चमकते हुए तीर की तरह फैले। वह फिर से उन डरावनी अफवाहों को याद करती है। तानाशाह जो महल के बाहर कुलीनों के सिर लटकाता है। क्रूरता जो उपन्यास के वर्णन से पूरी तरह मेल खाती है। गार्ड जो आते हैं, दृश्य को साफ करने लगते हैं। वह उसकी ओर बढ़ता है, कोने में कांपती हुई, उसके आतंक से चकित। वह उसके आंसू भरे आंखों को ढकने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसके चेहरे पर खून फैला देता है। वह उसे अपने मन में पागल कहकर गालियां देती है। वह उसकी स्कर्ट पर खून के धब्बों पर हंसता है, कहता है कि वह एक घायल मृग की तरह है। फिर वह अपना सिर झुकाता है और उसके माथे पर एक हल्का चुंबन लगाता है। फिर कहता है कि वह उसे वापस ले जाएगा ताकि उसके घावों का इलाज कर सके। बिना एक शब्द कहे वह उसे अपने कंधे पर उठाता है। वह निराशा में समझती है कि वह एक ट्रॉफी बन गई है। उसकी सभी योजनाएं नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। दरवाजा जोर से खुलता है। जब वह आदमी बेहोश लड़की को महल में ले जाता है तो बटलर आश्चर्य से पूछता है कि उसकी महिमा की बाहों में यह महिला कौन है। सम्राट गर्व से बताता है कि उसने जंगल में एक कीमती शिकार पाया है। उसकी घायल, सिकुड़ी हुई आकृति एक डरी हुई मृग की तरह लगती है। सम्राट की नजर कभी भी उसके पास की महिला से नहीं हटती। वह अचानक बटलर के पोते के पालतू जानवर के बारे में पूछता है। जब सुनता है कि यह एक बिल्ली है तो वह और भी अधिक रुचि रखता है। बटलर बताता है कि बिल्ली बहुत सतर्क थी। 2 पूरे दिनों तक बिस्तर के नीचे छिपी रही। सम्राट को एक विचार आता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा भागने की कोशिश करती है। बात करने के बाद वह खड़ा होता है और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चला जाता है। चार्लोट वहां स्टैंड खड़ी रहती है, समझ नहीं पाती कि वह अचानक क्यों चला गया। क्या वह उसे एक बिल्ली के रूप में देखता है? वह चिंतित है कि उसकी उजागर पहचान 3 देशों के बीच एक कूटनीतिक संकट को जन्म देगी। उसे सम्राट को मनाना होगा कि वह उसे घर लौटने दे, इससे पहले कि चीजें और बिगड़े। लेकिन 3 घंटे बीत जाते हैं और कोई भी उसे ध्यान नहीं देता। वह खुद कमरे से भागने का रास्ता खोजने का निर्णय लेती है। वह एक बॉक्स को खिसकाकर खड़ी होती है, मुश्किल से खिड़की तक पहुंच पाती है। वह सोचती है कि क्या वह इस ऊंचाई से सुरक्षित कूद सकती है। ठीक उसी समय जब वह हिचकिचाती है, दरवाजा अचानक खुलता है। सम्राट हंसते हुए कहता है कि उसे भागने की हिम्मत कैसे हुई। वह उसे याद दिलाता है कि उसके पैरों के नीचे की सुरक्षित वस्तु को हिलाने से अलार्म बज जाएगा। तभी उसे एहसास होता है कि यह साधारण फर्नीचर नहीं है। वह अपना हाथ बढ़ाता है, उसे धीरे से छोटी मृग कहकर बुलाता है। उसे खतरनाक जगह से नीचे लाने के लिए उसे ललचाता है। चार्लोट चुपचाप उसकी ओर देखती है, असंतोष से भरी हुई। वह जानना चाहती है कि उसने उसे यहाँ अकेला क्यों छोड़ा। उसे खतरनाक जगह से नीचे लाने की कोशिश करते हुए चार्लीन चुपचाप उसकी तरफ देखती है, असंतोष से भरी। वो जानना चाहती है कि वो उसे यहाँ अकेला क्यों छोड़ गया। सम्राट बताता है कि उसने देखा कि वह डरी हुई थी और उसे थोड़ी सांस लेने की जगह देना चाहता था। लगता है उसे परेशान होने की जरूरत नहीं थी।
वह घर जाने का मौका मांगने वाली है, लेकिन वह पहले बोलता है, हम हमेशा साथ रहेंगे। ये शब्द उसे पूरी तरह से चौंका देते हैं। वह उसे मजबूती से अपनी बाहों में खींचता है, यह घोषणा करते हुए कि अब से वह हमेशा उसके साथ रहेगा। बोलते बोलते वह फिर से उसे चूमने के लिए झुकता है। वह जल्दी से उसे धक्का देती है, यह बताते हुए कि बहुत से लोग उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। वह वादा करती है कि घर लौटने के बाद वह आधिकारिक तौर पर मिलने आएगी। सम्राट हंसता है, उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि जब वह वापस जाएगी तो वह फिर कभी नहीं आएगी। चार्ली केवल हार मान लेती है। वह ध्यान से उसके पास खड़े आदमी को देखती है। वह स्पष्ट रूप से उस उपन्यास का तानाशाह है जो हर जगह विजय प्राप्त करता है। फिर भी वह उसके कल्पना से अलग महसूस होता है। वह साहस जुटाकर पूछती है कि उसने कल उसके चेहरे पर खून क्यों लगाया। सम्राट बताता है कि उसने देखा कि वह डरी हुई थी और चाहती थी कि वह अपनी आंखें बंद कर ले। वह गुस्से में बताती है कि यह एक मृत व्यक्ति का खून था। वह उसके हाथ को माफी मांगते हुए सहलाता है, वादा करता है कि अगली बार वह अपना खून इस्तेमाल करेगा। वह पूरी तरह से चुप रह जाती है। वह कहती है कि कोई भी खून डरावना होता है। अचानक उसे एहसास होता है कि वह शायद खून का उपयोग निशान छोड़ने के लिए करना चाहता है। वह इसे ईमानदारी से स्वीकार करता है और एक डिनर चाकू लाने के लिए उठता है क्योंकि खून के दाग धो दिए गए हैं। उसे फिर से लगाना होगा। वह जल्दी से उसे रोकने के लिए पकड़ लेती है। वह कहती है कि निशान छोड़ने के और भी तरीके हैं। वह अपनी कलाई की चूड़ी निकालती है और उसे एक विकल्प के रूप में देती है, लेकिन वह कहता है कि यह उसके मन में जो था उसके विपरीत है। वह कहती है कि अगली बार वह उसे कुछ दे सकता है। वह धीरे से उसकी कलाई को चूमता है। ऊपर देखते हुए वह प्यार से उसका नाम पूछता है। वह जल्दी से झूठा नाम लियोनी बना लेता है। वह खुद को गासिकोव के रूप में पेश करता है। वह अंदर से चिंतित होती है कि कहानी का प्रवाह बाधित हो गया है और नहीं जानती कि भविष्य कैसे अनफोल्ड होगा। अगले सुबह चार्लियोनी निश्चय करती है कि उसे भागना होगा। वह धीरे से सम्राट से कहती है कि बहुत से लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। गासिकोव केवल उसके माथे पर प्यार से चूमता है। वह कहता है कि वह बाद में आधिकारिक तौर पर आएगा, उसे अब एक बैठक में जाना है। बोलने के बाद वह दरवाजा बंद कर देता है और चला जाता है। चार्ली बस वहीं खड़ी रह जाती है, चौंकी हुई। एक बार फिर अपनी मांग रखने का मौका खो देती है। लिनोआ प्रतिनिधिमंडल कल घर लौट रहा है। उसे आज ही कुछ करना होगा। जैसे ही उसे कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है, वह चिंतित हो जाती है। वह मुड़कर देखती है कि एरियन टूटे हुए खिड़की के बाहर आ रहा है। जब वह उसे बचाता है तो वह तुरंत अपने इंतजार कर रहे भाई की ओर दौड़ती है। भाई बहन एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं और वह आखिरकार सुरक्षित महसूस करती है। एरियन स्वीकार करता है कि अगर उसने आज उसे नहीं पाया होता तो वह साम्राज्य की मांग करता। इस मामले की सार्वजनिक जांच करने से वह डर और भावुक महसूस करती है। समझती है कि इससे साम्राज्य को युद्ध का बहाना मिल जाएगा। फिर भी यह जानकर भी वे उसके लिए जोखिम उठाने को तैयार थे। जब वे सुरक्षित होते हैं तो उसका भाई पूछता है कि क्या हुआ। वह एलेन के लिए एक नौकरानी के रूप में औपचारिक कपड़े क्यों पहने हुए थी। उसे अंदर ही अंदर पछतावा होता है कि उसने पहले अपने चेहरे को ढकने का सोचा था ताकि परेशानी से बच सके। डरती है कि सम्राट उसकी सुंदरता से मोहित हो जाएगा, जैसे कि मूल कहानी में। उसका भाई लगातार पूछता है कि वह इन कुछ दिनों में कहाँ थी। वह सोचती है कि अगर वह कहेगी कि सम्राट उसे पसंद करता है और उसे बंदी बना रखा है तो उसका भाई निश्चित रूप से समझ जाएगा कि यह कितना गंभीर है। वह अंततः स्वीकार करती है कि सम्राट ने कहा कि वह उसे पसंद करता है। वह समझाती है कि उसने राजनयिक मुद्दों के डर से विदेशी कपड़े पहने थे और उन्हें सूचित नहीं कर सकी। उसका भाई गुस्से में पूछता है कि उसे छिपकर क्यों निकलना पड़ा। वह केवल ईमानदारी से स्वीकार कर सकती है कि वह बहुत जिज्ञासु थी कि सम्राट वास्तव में कैसा है, लेकिन डरती थी कि सम्राट उसकी सुंदरता से मोहित हो जाएगा, इसलिए उसने नकाब वाला कपड़ा चुना। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट उसे सिर्फ उसकी आंखें देखकर पसंद कर लेगा। उसका भाई बेबस साय करता है
भले ही सम्राट उसे पसंद करता हो, उसने उसे कैद कर रखा है। खासकर क्योंकि सम्राट सोचता है कि वह एक तुओला कुलीन है, जो उस देश के लिए एक बड़ा अपमान है। उन्हें एक विजय भोज में आमंत्रित करना और फिर इस तरह उनका मजाक उड़ाना अन्य देशों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। चार्लोट अन्य लोगों से कहती है कि वे चले जाएं, ताकि वे निजी तौर पर बात कर सकें। वह अपने भाई से पूछती है कि क्या साम्राज्य देशों के बीच फूट डाल रहा है। उसका भाई कहता है कि आधे से अधिक लोग असंगत संधि का समर्थन करते हैं। उसे लगता है कि उनमें से आधे शायद जासूस हैं। लिनोवा एक कमजोर देश है जो कुलीनों द्वारा शासित है। साम्राज्य उन पर हमला कर सकता है। वह अपनी आंखें नीची कर लेती है और सोचती है कि उसने चीजों के बारे में ठीक से नहीं सोचा। हालांकि उसने कहा था कि अगर सम्राट उसकी भागने की खबर पाएगा तो वह फिर से आएगी। कौन जानता है कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा। वह सुझाव देती है कि एक और दौरे की मांग की जाए, जल्द से जल्द। उसका भाई अपना चेहरा ढक लेता है, कहता है कि यह तो बंधक के रूप में जा रहा है, लेकिन वह मानती है कि उसे भी सम्राट पसंद है। उसका भाई अविश्वास में ऊपर देखता है। वह कहती है कि हालांकि उसे यकीन नहीं है, उसे लगता है कि वह एक ऐसा दानव नहीं है जो हत्या का आनंद लेता है। शर्मिंदा होकर वह कहती है कि उसे सम्राट से नफरत नहीं है और वह उसे मनाने की चाहती है। राज्य में लौटने के बाद वे राजा को स्थिति समझाते हैं। राजा हैरान है कि सम्राट चार्लीन को पसंद करता है और उसे एक उपपत्नी के रूप में लेना चाहता है। वह जल्दी से इनकार करती है। यह वह नहीं है जो वह सोचता है। वह ईमानदारी से नहीं जानती कि सम्राट ने उसे कैसे पसंद किया। राजा चिंतित होकर पूछता है कि उसके भावनाओं का क्या किया जाए। सम्राट के चेहरे के बारे में सोचते हुए वह चुपचाप कहती है कि वह उम्मीद करती है कि वह खुश होगा। उसी क्षण दरवाजा जोर से खुलता है। एक सेवक जल्दी से रिपोर्ट करता है कि फ्रिटास ने तुओलिन पर युद्ध की घोषणा की है। कुछ दिनों बाद चार्लियोनी चिंतित होकर पूछती है कि क्या उसकी यात्रा की मांग भेजी गई थी, लेकिन सेवक विनाशकारी समाचार लाता है कि सम्राट ने उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया है और तुरंत युद्ध शुरू कर दिया है। वह विश्वास नहीं कर सकती, कुछ गलत हुआ होगा। उसने तुरंत पूछा कि क्या उन्होंने झूठा नाम लियोनी इस्तेमाल किया। जब उसे पता चलता है कि उन्होंने उसका असली नाम इस्तेमाल किया, वह पूरी तरह से डेवास्टेटेड है। साम्राज्य का अगला लक्ष्य अचानक बदल गया है। क्या उसने उसे पकड़ने के लिए योजनाएं बदल दी या उसकी भागने से उसे गुस्सा आया। इस समय उन्हें एक युद्ध रिपोर्ट मिलती है कि दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है। राजा अनुमान लगाता है कि बातचीत में चार्लीन शामिल हो सकती है, खुद को दोषी मानते हुए। चार्लीन तुओलिन जाने का प्रस्ताव देती है ताकि सम्राट को मनाया जा सके। राजा वास्तव में उसे तुओलिन के लिए रवाना होने के लिए तैयार करने के लिए कहता है। उसका भाई जल्दी से चिल्लाता है कि उसे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। राजा उसे चिंता से देखता है, टेलिंग हर कि उसे सम्राट को मनाना चाहिए। उसका भाई गुस्से में चला जाता है, इसे पूरी तरह से असंगत मानते हुए। राजा उसके सिर पर हाथ फेरता है, राहत महसूस करते हुए कि वह अपनी बेटी को परिणामों से निपटने में मदद कर सकता है। चार्लीन अपने पिता की बाहों में झुकती है, उदासी से पूछती है कि यह लिनोआ को कितना नुकसान पहुंचाएगा। राजा उसे गले लगाते हुए कहता है कि उसे खुद को और दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जल्द ही वह एक गाड़ी में बैठी तुओलिन की ओर जा रही है, बाहर के दृश्य को देख रही है। शांत वातावरण युद्ध की पूर्व तनाव के कोई संकेत नहीं दिखाता, और अजीब बात यह है कि राजा ने उसे दोपहर की चाय के लिए आमंत्रित किया। अरिन उसे महल में ले जाता है। गार्ड्स मांग करते हैं कि वे अपने हथियार रख दें और केवल 5 लोग अंदर जा सकते हैं। एरिन चारों ओर छिपे हमलों को देखती है। वह उसे पास रहने के लिए फुसफुसाता है। वह गंभीरता से सिर हिलाती है और राजा को देखकर झुकती है। राजा उत्साह से उसे नाश्ते का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। वह संदेह से भरी है, उसकी मंशा नहीं जानती। राजा कहता है कि उसने सुना है कि वह सम्राट को युद्ध रोकने के लिए मनाना चाहती है। वह परेशानी के लिए माफी मांगती है, लेकिन राजा कहता है कि वह उसे दोष नहीं देता। वह हंसता है और कहता है कि वह खुश है कि एक आशीर्वाद उसके पास आया है। अगले ही पल वे पूरी तरह से घेर लिए जाते हैं। चार्ली केवल शांत रहती है, गंभीरता से अपना उद्देश्य बताती है, लेकिन वर्तमान स्थिति यह सुझाव देती है कि वे युद्ध चाहते हैं। राजा स्वीकार करता है कि वह उसे बंधक बनाना चाहता है,
और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए उकसाता है जब वह दूसरी ओर से हथियार खींचते देखता है। एरियन तना हुआ महसूस करता है, लेकिन चार्लियानी अचानक एरियन को आत्मसमर्पण करने का आदेश देती है। राजा दिल से हंसता है और उन्हें कैद करने का आदेश देता है। तभी चार्लियानी को एहसास होता है कि तुवालिन लंबे समय से साम्राज्य से लड़ने के लिए तैयार है। वह हैरान है कि उनकी जीत का आत्मविश्वास कहाँ से आया। अचानक उसे समझ में आता है, वह महत्वपूर्ण मुद्दे को पहचानती है। सम्राट ने उसके कारण अपनी मूल योजनाओं को बदल दिया है। वह अब उस पूरी तरह से तैयार सम्राट नहीं है जो मूल कहानी में था। इस पल में उसे लगता है कि वे बर्बाद हो गए हैं। वह यह भी सुनिश्चित नहीं कर सकती कि सम्राट कमरे में बंद होने के बाद जीत सकता है। चार्ली ओनी सिर पीछे झुकाकर साय करती है कि कहानी मूल से बहुत भिन्न है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वह सोचती है कि यह एक नौकर है, लेकिन दरवाजा खोलने पर उसे तुवालिन का एक आदमी दिखाई देता है। वह दरवाजे के फ्रेम के खिलाफ झुकता है और चिढ़ाते हुए कहता है कि वह और भी सुंदर होती जा रही है। वह माफी मांगती है, कहती है कि उसे पहले के लोगों की याद नहीं है। वह अपनी भूलने की बीमारी का जिक्र करते हुए नाखुशी से कहता है कि उसने एक बार उसे औपचारिक कपड़े भेजे थे। तभी उसे एहसास होता है कि वह वही राजकुमार है जिसने कपड़े भेजे थे। राजकुमार हंसता है, कहता है कि वे साम्राज्य का एक बेतुका युद्ध के लिए कारण खोजने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यह दावा कि सम्राट ने उसके लिए युद्ध शुरू किया है अभी भी बहुत असामान्य है। कोई भी महिला, चाहे कितनी भी सुंदर हो, सम्राट के लिए युद्ध शुरू करने के लायक नहीं होती। फिर भी लिनोआ ने इसके लिए एक बड़ा मुआवजा भेजा। इससे उसे विश्वास होता है कि सम्राट वास्तव में उसके लिए आ रहा है। उसने तय किया कि वह अपने मूल्य को और नहीं बढ़ने देगी। इसलिए उसने बहाना बनाया कि उसने एक कुलीन का रूप धारण किया और सम्राट को डर के मारे नाराज कर दिया। वह लिनोआ वापस भाग गई, जिससे सम्राट की बेइज्जती हुई। लेकिन राजकुमार उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वह मुआवजा पाने के लिए खुश है। फिर वह टिप्पणी करता है कि चार्लोट की व्यवहार पहले से अलग है। इससे उसकी रुचि फिर से जाग उठी है और वह कहता है कि उन्हें साम्राज्य के हमले से बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कुछ अद्भुत खोजा है। वह पूछती है कि उन्हें इतना आत्मविश्वास क्यों है। थोड़ी देर सोचने के बाद राजकुमार इस रहस्य को बताने का फैसला करता है। वह फुसफुसाते हुए कहता है, प्राचीन जादुई हथियार। उसकी चेहरे की अभिव्यक्ति तुरंत बदल जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अगर वे सच में साम्राज्य का सामना कर सकते हैं तो आत्मविश्वास वाकई में उचित है। राजकुमार अचानक प्रस्ताव रखता है। मुआवजा छोड़ते हुए वह 2 उंगलियां उठाता है और 2 शर्तें बताता है। पहली, उससे शादी करे, फिर लिनोआ को एक वासल राज्य बनाए। वह अपनी आंखें चौड़ी कर कहती है कि वह युद्ध रोकने आई थी। राजकुमार हंसता है कि वह अभी भी सोचती है कि वह युद्ध रोक सकती है। वह उसे अपनी भ्रांतियों को छोड़ने और उससे शादी करने के लिए कहता है। जल्दी से सम्राट को एक बेशेमलेस व्यक्ति बना देता है जो किसी और की पत्नी चुराता है। वह अब इसे सहन नहीं कर सकती। वह एक तकिया उठाती है और इस पागल पर फेंक देती है। वह गुस्से में मांग करती है कि वह उसकी बकवास सुनने नहीं आई। राजकुमार बचता है, सिर पकड़ते हुए पूछता है कि क्या वह अपनी खो चुकी है। उसकी ओर देखते हुए वह मानती है कि उसने सच में अपनी खो दी है। डर गया राजकुमार कमरे से भाग जाता है। वह दरवाजा जोर से बंद करती है। अंततः उसने उसे हटा दिया है। वह अंदर से साय करती है कि पागलों से निपटना थकाऊ है। उसी समय एक मास्क पहने व्यक्ति बाहर चुपचाप देखता है, कमरे को देखता है जहां राजकुमार गया। वह उसके पीछे जाता है, धीरे से उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और अपना मास्क हटा देता है। वह खुद को लुकास के रूप में पेश करता है, एक नाइट जिसे सम्राट ने एक मिशन पर भेजा है। वह उसे आश्चर्य से देखती है। यह एक जासूस है। 1 हफ्ते पहले एक सेवक ने जल्दी से रिपोर्ट किया था कि मिस लियोनी गायब हो गई है। गस्साकोव अपने पैरों पर कूदता है। उसकी आंखें गहरे रंग में चमकती हैं। लियोन अकेला रह जाता है उसकी असली पहचान की रिपोर्ट करने के लिए। चार्लोट वास्तव में लिनोवा की राजकुमारी है। प्रतिनिधिमंडल आज साम्राज्य छोड़कर घर लौटेगा। बटलर सुझाव देता है कि राजकुमारी के आने का इंतजार करें। वो कहता है कि वो उसे एक पल के लिए भी अपनी नज़र से दूर नहीं करना चाहता। वो खुद उसे लाने जाना पसंद करेगा।
बजाय इसके कि वो चुपचाप कुछ दिन इंतजार करे। बटलर सुझाव देता है कि उसे अपनी साथी बनाना ज्यादा उचित होगा। उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये तो बेहतरीन आइडिया है। वो आदेश देता है कि पत्र को अस्वीकार कर दिया जाए। वो खुद सम्राज्ञी का स्वागत करेगा। बटलर उसे याद दिलाता है कि प्रस्ताव के लिए एक उपहार की जरूरत होती है। उचित होने के लिए वो तुरंत एलन के सबसे नजदीकी देश का चयन करता है। उपहार के रूप में उसे अचानक याद आता है कि उसे खून देखना सबसे ज्यादा नफरत है। उसे चिंता होती है कि खून से भरा उपहार उसे अस्वीकार कर देगा। बटलर मुस्कुराते हुए सुझाव देता है कि पूरे देश को सही सलामत पेश किया जाए। वो तुरंत घुड़सवारी के लिए रवाना होने का आदेश देते हैं। वो तुओलिन के ट्रम्प कार्ड के बारे में पूछता है। यह प्राचीन जादुई हथियार निकलते हैं जो पिछले सम्राट द्वारा खोजे गए थे। इस समय नाइट को खबर मिलती है कि चार्ली पहले ही तुओलिन जा चुका है। पूरी गति से भी वो उससे पहले नहीं पहुंच सकते। गासिकाव तुरंत आदेश देता है कि जासूस पहले संपर्क करे और उसकी सुरक्षा करे। 4 दिन बाद सैनिकों का दल दरवाजों पर पहुंचता है और दुश्मन उनका स्वागत करने का नाटक करता है। वो तिरस्कार से हंसता है और उन्हें प्राचीन हथियार दिखाने के लिए आमंत्रित करता है। तुओलिन का राजा आत्मविश्वास से आदेश देता है कि वो फायर करें, लेकिन इससे उनके अपने कैंप में एक भयंकर विस्फोट होता है। आग के बीच वो शांति से पूछता है कि क्या सब खत्म हो गया। दुश्मन चौंक जाता है, उनके हथियार बदल दिए गए हैं। गासिकाव बिना जल्दी किए घोषणा करता है कि उसने 50 सुधारित संस्करण लाए हैं। तुओलिन का राजा भयभीत होकर घुटने टेकता है और बातचीत की भीख मांगता है। वो ठंडी हंसी के साथ बातचीत करने पर सहमत होता है, लेकिन हमला जारी रहता है। वो बाधा के बीच में स्थिरता से चलता है, आग से घिरा हुआ। दुश्मन घुटने टेकता है और पूछता है कि वो क्या चाहता है। युद्ध रोकने के लिए गासिकाव मांग करता है कि वो पूरा राज्य सौंप दे, लेकिन राजा अपने रक्त रेखा के अंत से मरना पसंद करेगा। गासिकाव उसे सोचने के लिए याद दिलाता है, उसकी जिंदगी या उसका राज्य। प्रिंस अचानक बाहर दौड़ता है और चार्ली ने से अपनी सगाई का जिक्र करता है। वो दावा करता है कि वो सगाई छोड़ने के लिए तैयार है, युद्ध विराम के बदले। राजा बेताब होकर अपने बेटे की बेतुकी बातों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस दृढ़ता से मानता है कि सम्राट को उसे पसंद करना चाहिए। ये शब्द गासिकाव को पूरी तरह से गुस्सा दिला देते हैं। उसकी तलवार तुरंत प्रिंस की ओर इशारा करती है। प्रिंस तुरंत डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। वो अपनी फ्यूरी को रोकते हुए आंखें निकालने की धमकी देता है। चार्लीन की तरफ देखते हुए राजकुमार आखिरकार पुष्टि करता है कि वो सच में उसके लिए आया है। लुकास का सामना करते हुए, जो खुद को एक साम्राज्य का जासूस बताता है, चार्लीन पूरी तरह से संदेह में है। जब वो गलत नाम लियो ने सही तरीके से बताता है, लुकास उसे आश्वस्त करता है कि उसके महामहिम अपनी बात रखते हैं और निश्चित रूप से बातचीत करेंगे। अचानक खिड़की से जोरदार शोर आता है। वो हैरान होती है जब देखती है कि गासाकोव घोड़े पर सवार होकर गुजर रहा है। लुकास उसे भागने के लिए कहता है। इस अराजकता में वो शहर की दीवारों की ओर जल्दी से बढ़ते हैं, जहां नीचे की लड़ाई आग के सागर में बदल गई है। लुकास चुपचाप समझाता है कि हालांकि उसके महामहिम ने कुछ ही लोग लाए हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही उनके हथियार नष्ट कर दिए हैं। वो चिंतित होकर पूछती है कि क्या साम्राज्य के पास वही हथियार हैं। लुकास स्वीकार करता है कि उनके पास हैं, लेकिन कहता है कि वो उन्हें नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए रैली इस्तेमाल करते हैं। इस पल वो भी गासाकोव के चारों ओर अजीब रोशनी देखती है। वो आग के सागर में बिना किसी नुकसान के चलता है। लुकास भी इसे नोटिस करता है। उसके महामहिम आज असामान्य रूप से अलग हैं। आमतौर पर वो जल्दी जीत हासिल करते, कोई भी जीवित नहीं बचता। वो किताब से क्रूर तानाशाह की छवि को याद करती है। ये सच में उसके सामने खड़े आदमी से बहुत अलग है। इस पल फेलिक्स अचानक जोर से दया की भीख मांगता है। सगाई छोड़ने के लिए तैयार? लुकास सिर हिलाता है, कहता है कि ऐसी बेतुकी बातें निश्चित मौत का मतलब हैं। वो जल्दी से दीवार से नीचे दौड़ता है। त्रासदी को रोकने की इच्छा में लुकास चिंतित होकर उसके पीछे दौड़ता है। उसे पुकारते हुए
वो उस आग में खड़े व्यक्ति की ओर बेतहाशा दौड़ती है। वो उसकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनता। डेस्परेशन में वो उसका असली नाम गासिकोव पुकारती है। वो आखिरकार मुड़ता है और उसे अपनी ओर दौड़ते हुए देखता है। वो तुरंत उसे ढालने के लिए सुरक्षा जादू करता है। हांफते हुए वो कहती है कि वो लियोनी है, शुक्र है कि वो समय पर आई ताकि त्रासदी को रोका जा सके। लेकिन वो उसे कसकर अपनी बाहों में खींचता है और फुसफुसाता है कि वो उसकी तस्वीर देखने से थक गया है और उसे असल में देखना चाहता है। सबकी नजरें उन पर हैं। वो गहरी शर्म से लाल हो जाती है। जब आग बुझ जाती है, वो पूछता है कि क्या सगाई सच में है। वो फेलिक्स पर गुस्से से घूरती है और साफ साफ इनकार करती है। गासाकोव का चेहरा गहरा हो जाता है जब वो फांसी का आदेश देता है। वो जल्दी से उसे समझाती है कि और भी सजा के तरीके हैं। वो चिंतित होती है कि इससे उसके महामहिम की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा और बदनामी फैलेगी। वो दुखी होकर स्वीकार करती है कि उसने एक बार उन अफवाहों पर विश्वास किया था। उससे मिलने से पहले उसने उसकी असलियत को गलत समझा था। वो अपने अंग तोड़ने का आदेश बदलता है, लेकिन उसकी जान बचाने का। वो गुप्त रूप से राहत महसूस करती है कि कम से कम उसकी जान बच गई है। लुकास जेल की ओर जाता है जहां नाइट्स कैद है। मदद के लिए उसकी पुकार चारों ओर गूंजती है। वह एक छोटी लड़की को कोने में सिकुड़ी हुई देखती है। उसके दिल में बेजुबान करुणा उमड़ती है, लेकिन वह समझती है वह कैदियों को बस छोड़ नहीं सकती। एरिन अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित होकर बोल रही है। उसकी पुकार सुनकर वह तुरंत दौड़ता है। उसकी पहली चिंता यह है कि क्या वह घायल है। जब वह सेल का ताला खोलती है तो वह उसे आश्वस्त करती है कि चिंता न करे। जैसे ही ताला खुलता है, वह उसे कसकर गले लगाता है। उसकी सच्ची चिंता से वह प्रभावित होती है, लेकिन वह पीछे से एक ठंडी आवाज सुनती है। गासाकोव जानना चाहता है कि एरिन क्या कर रही है। एरिन पेड़ के खिलाफ झुकता है, पिछले महीने के बदलावों को याद करते हुए। लिनोआ की सैन्य शक्ति पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी, लेकिन वह राजकुमारी जो हमेशा पेड़ के नीचे अपनी भावनाएं व्यक्त करती थी, सब कुछ जटिल और छोड़ना असंभव बना देती थी। वह याद करता है कि सालों पहले उसने गासाकोव से जासूस बनने की अनुमति मांगी थी। गासाकोव इस भाई को छोड़ने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन एरिन हंसते हुए बोला कि यह तो बस एक लंबी छुट्टी लेने जैसा है। अंत में क्राउन प्रिंस ने अनिच्छा से उसकी मांग मान ली। वह लिनोआ में गुप्त रूप से गया, अपना मिशन कदम दर कदम निभाते हुए। वह नाइट कमांडर बन गया, धीरे धीरे पूरे आदेश पर नियंत्रण पाते हुए। उसने सोचा कि क्राउन प्रिंस अब सम्राट बन गया है और जल्द ही युद्ध छेड़ेगा, लेकिन इस समय उसने अप्रत्याशित रूप से शार्लीन के साथ एक रिश्ता शुरू किया। हर बार जब वह उसके पास आती, उसकी आंखें स्नेह से भरी होती थीं, लेकिन 6 महीने बाद वह अचानक गिर गई और अपनी याददाश्त खो दी। प्रिंस ने उससे कहा कि उसे उसके साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहिए। उसकी भावनाएं सतही थी, इसलिए वह विशेष रूप से दुखी नहीं हुआ। जब एक दिन वह पेड़ के पास आई और अपनी निराशाएं व्यक्त कीं, घास को बेतरतीब खींचते हुए और शिकायत करते हुए कि क्यों उसे ही बदकिस्मत होना पड़ा। यह पहला मौका था जब उसने इतनी जीवंत राजकुमारी को देखा। अगले महीने वह अक्सर पेड़ के पास अपनी भावनाएं व्यक्त करने आती थी। वह हमेशा चुपचाप उसे पेड़ से देखता था। उसकी सभी अलग अलग मूड में उसने पाया कि वह अब उसके प्रति और अधिक आकर्षित हो रहा था। जब एक दिन उसने उदासी से एक वासल राज्य बनने के बारे में कहा, तो वह चौंक गया कि वह वास्तव में सम्राट की रणनीतिक योजनाओं के बारे में जानती थी। चिंतित कि वह इतनी महत्वपूर्ण जानकारी का पता लगाने में असफल रहा, उसने नाइट ऑर्डर को आदेश दिया। हर एक कदम पर नजर रखने के बावजूद वह उसे भूलने के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। उसने साम्राज्य तक उसका साथ दिया, लेकिन अपनी रिपोर्ट के दौरान उसे गायब होने दिया। वह बेताबी से खोजते हुए था। उसे अचानक से उसके महाराज द्वारा बुलाया गया। गारसेकोव ने कभी किसी महिला का जिक्र नहीं किया था जिसमें उसकी रुचि थी। उसने उसकी हिरण जैसी आंखों और ग्रेसफुल तरीके का वर्णन किया। उसे तुरंत चार्लीन के दौरे और कपड़ों की याद आई। उसने पूछा कि क्या वह महिला बंदी है। गारसेकोव ने स्वीकार किया कि वह उसे जाने नहीं देना चाहता था। एरिन ने महल में एक महिला के बारे में नौकरानियों की बातें सुनी। उसने जो सुराग पाए थे, उससे उस छिपे हुए महल का पता चला।
उसका दिल यह सोचने में संघर्ष कर रहा था कि क्या उसे जांच करने का जोखिम उठाना चाहिए। अंततः उसने खिड़की तोड़कर यह पुष्टि की कि वह वास्तव में चार्लीन है। उसे यकीन था कि वह कैद में नहीं रहना चाहती। उसने उसे बचाया, लेकिन इससे सेल में अजीब मुठभेड़ हुई। इस क्षण में गार्सियाफ ने ठंडे स्वर में पूछा कि वह क्या कर रहा है। उसने खुद पर अंदर ही अंदर हंसी उड़ाई कि वह कभी इतना वफादार नहीं रहा। फिर भी वह अंततः सम्राट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सका और चार्ली ओनी के चारों ओर से अपने हाथ हटा लिए। इस क्षण में एरिन ने शांत रहने का नाटक किया और बेवकूफ बनने का प्रयास किया। इसके जवाब में गारसेकोव ने भ्रिकुटी चिढ़ाते हुए कहा कि वह अभी बहुत गुस्से में है। चार्ली ओनी उनके बीच असामान्य रूप से परिचित माहौल को महसूस करती है। वह पूछने से खुद को रोक नहीं पाती कि वे एक दूसरे को कैसे जानते हैं और वह उसका नाम इतनी स्वाभाविकता से क्यों पुकारता है। उसकी हैरानी में वह मुश्किल से स्थिर खड़ी रह पाती है। एरिन जल्दी से उसे सहारा देने के लिए बढ़ता है, लेकिन वह फियर्सली उसके बढ़े हुए हाथ को झटक देती है। उसका दिल प्रार्थना करता है कि यह वही न हो जो वह सोचती है। वह एरिन से पूछती है कि असल में क्या हो रहा है। एरिन गिल्ट से अपनी नजरें चुराता है, उसकी आंखों से मिलने की हिम्मत नहीं करता। उसे पता है कि लिनोआ के कई जासूस हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे विश्वसनीय योद्धा उनमें से एक है। यह क्रूर सच उसके लिए सहन करना बहुत मुश्किल है और वह बेहोश हो जाती है। उसे नहीं पता कि कब तक वह बेहोश रही। जब वह गाड़ी में जागती है, वह गारसेकाफ को उसे चिंतित देखते हुए पाती है। वह खिड़की से बाहर देखती है और पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं। जब वह लिनोआ सुनती है तो वह इतनी डर जाती है कि तुरंत खड़ी हो जाती है, कांपते हुए। वह पूछती है कि क्या वह उसके देश पर युद्ध छेड़ने जा रहा है। उसके चेहरे से अनियंत्रित आंसू गिरने लगते हैं। गारसियाफ उसे सुरक्षात्मक रूप से ढकता है और उसे बैठने के लिए कहता है। वह बार बार उसे आश्वस्त करता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसने स्वीकार किया कि एक बार ऐसा योजना थी, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया है। वह नहीं चाहता कि वह इस बारे में और अधिक सदमा सहन करे। उसे चिंता है कि इस वजह से वह उससे दूर हो जाएगी। वह अपने कपड़े को कसकर पकड़ती है और स्वीकार करती है। उसे असहज महसूस हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वे अभी भी क्यों जा रहे हैं। लिनोवा गार्सेको अचानक उससे एरिन के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है। वह ठंडे स्वर में जवाब देती है कि उनका कोई रिश्ता नहीं है। वह जोर देकर कहता है कि उसने उन्हें गले लगाते हुए देखा। वह समझाती है कि यह केवल पुनर्मिलन की खुशी थी, लेकिन अब विश्वास पूरी तरह से चूर चूर हो गया है। गारसेकोव समझदारी से सिर हिलाता है। जैसे ही गाड़ी धीरे धीरे चलती है, वह अचानक बोलता है। वह कहता है कि सभी उसे चार्लियोनी के नाम से बुलाते हैं, लियोनी के बजाय। वह अपना चेहरा ढक लेता है और कहता है वह भी उसे चार्लियोनी बुलाना चाहता है। वह धीरे से जवाब देती है कि वह उसे जो चाहे बुला सकता है। वह उम्मीद करता है कि वह भी उसे उसके नाम से बुला सके, और वह संकोच में गारसेकोव कहकर बुलाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह खुश मुस्कान में टूट जाता है। वह अभिव्यक्ति उसके दिल की धड़कन तेज कर देती है। वह तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है और खुद को चेतावनी देती है। वह नहीं कर सकती। वह विषय बदलती है और लिनोवा जाने का कारण पूछती है। वह उसे स्थिर नजर से देखता है और प्रस्ताव का शब्द कहता है। वह अपनी आंखें चौड़ी कर लेती है इस जानकारी को समझते हुए। अचानक उसे कुछ निराशा महसूस होती है। वह पूछती है कि वह किससे प्रस्तावित करने का इरादा रखता है। फिर उसे अचानक एहसास होता है कि यह शायद उसके लिए हो सकता है। वह पूछता है कि क्या वह अनिच्छुक है और दृढ़ता से कहता है उसके अलावा कोई और नहीं होगा। उसका दिल तुरंत उलझन और संघर्ष से भर जाता है। यह स्पष्ट रूप से योजना का हिस्सा था, फिर भी वह किसी तरह असुखद महसूस करती है। वह उससे शादी करने की इच्छा का कारण पूछती है। वह कहता है कि उसके बिना रहना भयानक है। उसके पास न होने के बारे में सोचकर ही सहन करना असहनीय है। काफी समय बाद वह गंभीरता से अपने प्यार के भावनाओं को व्यक्त करता है। वह धीरे से उसका हाथ उठाता है और उसे सब कुछ देने का वादा करता है। वह उसे ईमानदारी से देखता है और उससे शादी करने के लिए कहता है। वह गंभीरता से उसका धन्यवाद करती है और उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती है। वह ऊपर देखता है। उसकी आंखें खुशी की रोशनी से भरी होती हैं। वह कहता है कि वह उसे पूरी तरह से पाना चाहता है
और उससे सब कुछ उसे सौंपने के लिए कहता है। 10 साल तक उसके माता पिता के जहर देने के बाद गार्सियाफ हर रात हत्या के साए में जीता रहा। जब भी वह जीवन और मृत्यु के किनारे पर होता था, वह अपने माता पिता के साथ हमेशा के लिए आराम करना चाहता था। बिस्तर पर लेटे हुए सो नहीं पा रहा था। खून से लथपथ होकर उसने उसे बचाया। अब वह तलवार चलाने वाला बन गया है। एरिन ने कहा कि उसने अपने गुरु को पार कर लिया है। इन शब्दों ने उसे एहसास दिलाया कि एरिन कितने थके हुए होंगे। ऐसे दिन जीते जो वह खुद भी सहन नहीं कर सकता। जल्द ही एरिन लिनोआ चला गया। उसे ठंडी महल में अकेला छोड़ दिया, भावनात्मक नम्बनेस के उन वर्षों में। यहाँ तक कि जिन्होंने उसकी कठिनाइयों को साझा किया, वे भी उसे ताजपोशी समारोह में छोड़ गए। ड्यूक साइड ने शाप दिया कि वह दिव्य प्रतिशोध भोगेगा। क्रोध से भरा हुआ, उसने ठंडी हंसी उड़ाई कि वह लंबे समय से दिव्य दंड सह रहा है। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। अंततः वह ड्यूक साइड की ओर अपनी तलवार तानने में सक्षम था और उसके पास मौजूद जासूस को उजागर किया। ब्रायन का विश्वासघात उसे विश्वास में छोड़ गया। जब गार्सेकोव ने अपनी तलवार उस आदमी के शरीर में घुसाई तो उसका दिल और भी खाली हो गया। वह दिल जिसे उसने प्रतिशोध से भरने की सोची थी, भयानक रूप से खाली रह गया। जैसे जैसे यह खालीपन अनंत रूप से बढ़ा, वह उसकी जिंदगी में आई। उन लोगों के विपरीत जो लाभ के पीछे भागते हैं। उसकी आंखें मासूम और बेफिक्र थीं। उसकी हर हरकत नाजुक और प्यारी थी, जिससे उसे संजोने की इच्छा हुई। फिर भी वह हमेशा भागना चाहती थी, जबकि वह हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार था। उसने चित्र में उसके चेहरे को सहलाया। उसे जाने देने का पछतावा हुआ। उसने फिर से मिलने पर कभी न छोड़ने की कसम खाई। एक अधीनस्थ ने उसे सम्राज्ञी बनाने का सुझाव दिया और यह विचार अचानक उसे रोशन कर दिया। उसने बातचीत के बाद उसे प्रस्तावित करने की योजना बनाई। जब उसने सुना कि फेलिक्स उससे शादी करना चाहता है, तो उसने उसे उपहार के रूप में ट्वर्लिन देने की पेशकश की। जलन ने उसके दिल को एक विषैले सांप की तरह कुतर दिया। वह उस आदमी की आंखें निकालना चाहता था, उसकी जीभ काट देना और उसे चीर देना चाहता था। जब वह उसकी ओर दौड़कर उसका नाम पुकारती थी, उसका दिल तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गया, सोचते हुए कि वह उसके लिए आई है। यह उम्मीद उसे खुशी से इंतजार करने के लिए मजबूर कर दी, लेकिन एरियान ने वास्तव में उसे गले लगा लिया, जिससे वह सवाल करने से खुद को रोक नहीं सका। गाड़ी में वह चिंतित था, डरते हुए कि वह हाल ही में हुई घटना के कारण उससे नफरत करेगी। अपने जीवन में पहली बार किसी और की भावनाओं की परवाह करते हुए उसका मन अव्यवस्थित था। उसने सावधानी से पूछा कि क्या उसने उसे दुखी किया, डरते हुए कि वह खुद को दूर कर लेगी, यह जानकर कि उसका एरियन के साथ कोई खास रिश्ता नहीं है। उसे थोड़ी राहत मिली। वह चाहने लगा कि वह उसके नाम का इस्तेमाल करीबी तरीके से करे, जैसे उसने एरियन के साथ किया था। जब उसने धीरे से उसका नाम लिया तो उसके दिल में बयान न होने वाली खुशी उमड़ पड़ी। जब उससे उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा गया तो उसने ऑकवर्डली अपना सिर घुमाया और प्रस्ताव कहा। फिर उसने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा, उसे सारी महिमा देने का वादा किया और उसे अपने पास रखने की कसम खाते हुए उसने धीरे से अपने सभी को पाने की इच्छा फुसफुसाई। लेकिन चार्ली केवल दृढ़ता से कहती है कि वह केवल अपनी है। उसके दिल में प्यार के प्रति अविश्वास और हिचकिचाहट भरी हुई है। वह कहती है कि भले ही उसे वह और अधिक पसंद है, लेकिन वह उम्मीदें नहीं रख सकती। गार्सिया एक पल के लिए ठहर जाता है और उसके हाथ की पीठ पर हल्का सा चुंबन करता है और इस पल में उसके चुनाव का सम्मान करने का वादा करता है। तभी एक योद्धा तुर्लिन से एक बाज का संदेश लाने आता है। वह उसके साथ ताज़ी हवा के लिए गाड़ी से बाहर निकलती है, लेकिन उसे कई चौकसी भरी नजरें महसूस होती हैं। एक आदमी जो खुद को हेनरी कहता है, वह सम्मानपूर्वक उसे नमस्ते करता है। वह सोचती है कि सब लोग क्यों उसे घूर रहे हैं। सभी जल्दी से अपनी आंखें हटा लेते हैं। माहौल नाजुक है। हेनरी बताता है कि सभी गार्सिया के लिए गिरने वाली महिला के बारे में जिज्ञासु हैं। वह गाड़ी में लौटने ही वाली है जब वह अचानक एक छोटी लड़की को एक सेल में देखती है। हेनरी बताता है कि यह शायद एक संत या एक जादूगरनी है। उसे तुर्लिन में कैद किया गया था और वे उसे साथ लाए हैं। चार्ली केवल धीरे से पूछती है कि क्या वह लड़की से बात कर सकती है। अनुमति मिलने के बाद वह धीरे से लड़की का अभिवादन करती है। लड़की संकोच में कहती है कि उसका नाम बेनी है। चार्ली केवल देखती है कि वह डर से कांप रही है। बेनी अचानक उसके कान के करीब झुकती है और एक अनुरोध फुसफुसाती है कि वे एक एकांत स्थान पर जाएं
जहाँ चार्ली केवल ध्यान से उसका चेहरा धोती है। बेनी उसे धन्यवाद देती है और हमेशा उसके पास रहने की आशा करती है। चार्ली उसके सिर को सहलाने वाली होती है, लेकिन चौंक कर पीछे हट जाती है। बेनी की नजर अचानक तेज हो जाती है, जैसे वह एक अलग व्यक्ति बन गई हो। वह ठंडी हंसी हंसती है और चार्ली को चेतावनी देती है कि सम्राट के मामलों में हस्तक्षेप न करे। चार्ली को चौंक लगता है कि यह शायद भगवान क्लहल है। यह प्राणी लगता है कि चार्ली की उत्पत्ति को जानता है। वह और अधिक जानकारी पूछना चाहती है, लेकिन प्राणी केवल उसे फिर से चेतावनी देता है और बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। फिर बेनी सामान्य हो जाती है, डर से चिपककर रोती है। वह रोते हुए कहती है कि उसे याद नहीं है कि अभी क्या हुआ। चार्ली उसे मजबूती से पकड़ती है, उसे धीरे से सांत्वना देते हुए। वह समझती है कि संत केवल कठपुतलियां हैं जो देवताओं द्वारा बंधी हुई हैं। वह गार्सिया से पूछती है कि क्या वह बेनी को अपने पास रख सकती है, उसकी देखभाल करने के लिए। हालांकि सुरक्षा को लेकर चिंतित है, वो उसे महिला जादूगर के हवाले करने के लिए सहमत होता है। वो बेनी के बालों का रंग बदलने का आदेश देता है ताकि उसकी पहचान सुरक्षित रहे। बेनी आज्ञाकारी रूप से लियोन के साथ चल देती है। गार्सियाफ धीरे से चार्लोनी का हाथ ले लेता है। वो कोमलता से उसे आमंत्रित करता है कि वो साथ में गाड़ी में लौटें। रात गहराने लगती है। जैसे ही गाड़ी धीरे धीरे शांत सड़क पर चलती है, चार्लोनी बेनी की अजीबता का कारण सोचती है। उसका दिल उलझन से भरा है। वो धीरे से गार्सेकोव से पूछती है कि वो लड़की के साथ कैसे निपटेगा, लेकिन वो जवाब से बचता है। उसकी आंखों में एक अनकही गहराई है। वो निराशा में अपना सिर झुकाती है। उसे लगता है कि वो पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं करता। गार्सियाफ उसकी सोच को समझ लेता है और बेबस साय करता है। वो स्वीकार करता है कि उसने बेनी को रखा है क्योंकि उसकी उपयोगिता है और सम्राट के रूप में उसे साम्राज्य के हितों पर विचार करना चाहिए। हालांकि वो समझती है, फिर भी इस जवाब से उसे दर्द होता है। वो उसे चिंतित होकर देखता है, डरता है कि वो उससे नफरत करेगी। वो धीरे से उसे आश्वस्त करती है कि वो उसकी स्थिति को समझती है। ठीक उसी समय वातावरण हल्का होता है। हेनरी अचानक खिड़की के माध्यम से अपना सिर अंदर डालता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि पूर्णिमा की रात शुरू होने वाली है। चार्ली को केवल किताबों में पढ़ी हुई पूर्णिमा की रातों की बातें याद आती हैं। 3 लगातार पूर्णिमा के दिनों में जो लोग चांद की रोशनी में रहते हैं, उन पर श्राप लग सकता है। इसका मतलब है कि उनकी यात्रा 3 दिन के लिए विलंबित होगी। वो चिंतित है कि युद्ध की खबर पहले लिनोआ तक पहुंचेगी। वो जल्दी से पूछती है कि क्या कोई शॉर्टकट है ताकि वो जल्दी पहुंच सकें। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद वो उसे सोबिक पहाड़ों के रास्ते ले जाने का निर्णय लेता है। यह रास्ता डाकुओं के लिए कुख्यात है। इससे वो बेहद नर्वस हो जाती है। फिर भी वो बेनी की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है। बाहर बंधी हुई वो बेनी को गाड़ी के अंदर लाने का अनुरोध करती है ताकि खतरे से बचा जा सके। बार बार हिचकिचाने के बाद वो अंततः इस अनुरोध को स्वीकार करता है। इस क्षण में डाकू हमला करते हैं और वो दृढ़ता से बाहर निकलकर लड़ाई करने जाता है। गाड़ी के अंदर वो डर गई बेनी को धीरे से सांत्वना देती है, लेकिन बेनी उसकी अंदरूनी डर को समझ लेती है और उसे सांत्वना देती है, याद करते हुए कैसे बेनी पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगाया गया था। उसका दिल दुखता है। वो सक्रिय रूप से बेनी को अपनी बाहों में ले लेती है। आपसी सांत्वना की तलाश में दोनों गले मिलते हैं और बातें करते हैं। धीरे धीरे उनके दिलों में डर को मिटाते हुए वह विजयी होकर लौटता है। सभी डाकू सबड्यूड हो चुके हैं। वह बेनी से छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वह इंसिस्ट करती है कि वह उसे साथ ले जाए। वह बेनी की ओर नापसंदगी से देखता है। वातावरण अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। बेनी चुपचाप उनके रिश्ते के बारे में पूछता है। वह शर्माती है और कहती है कि वे प्रेमी हैं, शादी के लिए तैयार हैं। दूल्हा शब्द सुनकर उसके दिल में एक अजीब गर्माहट महसूस होती है। लिनोआ पहुंचने के बाद वह अपने परिवार को इस अनुभव के बारे में बताती है। जब राजा पूछता है तो वे इस खबर से चौंक जाते हैं कि ओरियन एक जासूस है। जब वह सम्राट की पत्नी बनने के बारे में पूछता है तो वह शर्माती है। चार्ली को केवल वह दृश्य याद आता है जब हेनरी ने खुद का परिचय दिया तो उसने इंसिस्ट किया कि वह उसका नाम और अधिक बार ले। क्या सबको पता है कि सम्राट उसे सम्राट की पत्नी बनाने का इरादा रखता है? वह चुपचाप हेनरी से कहती है कि उसे ऐसा न बुलाए क्योंकि इससे उसे परेशानी होती है, लेकिन हेनरी कहता है
उनकी महाराज ने जाने से पहले घोषणा की कि वह अपनी सम्राट की पत्नी को लाने जा रहे हैं। यह खबर उसके दिल में एक अनकही घबराहट पैदा करती है जब वह अपने परिवार को इसके बारे में बताती है। वे सभी आश्चर्यचकित होते हैं। स्वागत कक्ष में राजा सम्राट के प्रस्ताव का जिक्र करता है। गार्सियाफ स्पष्ट रूप से कहता है कि वह उसे 3 दिनों में साम्राज्य में वापस ले जाएगा। परिवार को लगता है कि यह बहुत जल्दी है और तैयारी के लिए समय नहीं है। वे कहते हैं कि एरियन के मामले पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। गार्सिया कहता है कि वह सब कुछ तैयार करेगा, उसे केवल उपस्थित होना है। वह सुझाव देता है कि एरिन को साम्राज्य में एक गार्ड के रूप में उनके साथ चलने दिया जाए और वादा करता है कि वह लिनोआ के खिलाफ कभी युद्ध नहीं करेगा। चार्लोनी समझती है यह एरिन की जासूसी पहचान को साफ करने के लिए है। गार्टिको फिर अपना तैयार प्रस्ताव उपहार प्रस्तुत करता है। वह लिनोआ को ट्यूरिन देने वाला है। यह आश्चर्यजनक निर्णय सभी को चौंका देता है। वह विश्वास नहीं कर सकती कि वह एक पूरे साम्राज्य को दे रहा है। उसकी हिचकिचाहट देखकर गार्सियाकॉव विचारशीलता से पूछता है, क्या वह कोई और उपहार चाहती है? वह जल्दी से मना कर देती है, कहती है कि यह उदार उपहार इससे अधिक है। परिवार पहले से ही इस श्रृंखला की घोषणाओं से चौंक चुका है। वह 3 दिनों के भीतर पैकिंग के बारे में चिंता करने लगती है। टीना चिंतित होकर कहती है कि गहने और कपड़े सभी को सावधानी से संभालने की आवश्यकता है। वह केवल आवश्यक चीजें लाने और कपड़ों को कम करने का सुझाव देती है। तभी टीना सबसे महत्वपूर्ण गहनों को पहले व्यवस्थित करने के लिए सहमत होती है। वह सबसे महत्वपूर्ण सामान पैक करने के लिए एक छोटे केस को निकालती है, लेकिन उसकी सबसे गहरी चिंता साम्राज्य की पत्नियों के भविष्य के मुद्दे को लेकर है। वह सोचती है कि साम्राज्य के चरम पर निश्चित रूप से लोग पत्नियों की सिफारिश करेंगे। राजनीतिक विवाह अक्सर जटिल हितों के जाल में शामिल होते हैं। उसे नहीं पता गार्सियाकॉव का उसके लिए प्यार कब तक चलेगा। वह एक जादुई बंधी हुई संधि निकालती है जो गार्सियाकॉव को कभी भी उसे सजा देने या लिनोआ पर हमला करने से रोकती है। वह सावधानी से संधि को एक किताब में रखती है। बिना इस सुरक्षा के मैं कभी भी आराम महसूस नहीं कर सकती। फिर वह बेनी पर लगे रोकथाम उपकरण के बारे में चिंता करने लगती है। रिकॉर्ड चेक करते हुए उसे पता चलता है कि रोकथाम के दौरान दिव्य ओरेकल प्राप्त करने का कोई उदाहरण नहीं है। वह टीना से पुष्टि करने के लिए पूछती है, इस दुनिया में केवल एक ही भगवान है, क्लीहायल। पूर्णिमा की रातें खत्म हो जाती हैं, लेकिन एरियन के हस्तांतरण के लिए यात्रा एक और दिन के लिए देरी हो जाती है। वह परिचित पेड़ के पास आती है, अतीत की यादों को ताजा करने के लिए। हाल ही में उसने अपने पिछले जीवन की यादें धुंधली होती पाई हैं। मुड़ते ही उसे आश्चर्य होता है कि एरियन उसके पीछे खड़ा है। इस जगह पर उससे मिलना उसे बहुत चौंकाता है। चार्ली केवल राजकुमारी के महल के आंगन में एरॉन की उपस्थिति से बहुत चौंकित है। वह याद करती है कि यही वह जगह है जहां शरीर के मूल मालिक अक्सर आया करते थे, उसके पुनर्जन्म से पहले, लेकिन अब उसकी उपस्थिति उसे बेधड़क और साहसी लगती है। वह सीधे पूछती है कि यह साम्राज्य का जासूस उससे क्यों मिला। एरिन केवल अपने सिर को झुका देता है। वह कहता है कि वह माफी के लिए कुछ भी करेगा। वह तंज करती है और पूछती है कि क्या उसने उसके प्रति दया दिखाई। अगर नहीं तो यह सब बहुत क्रूर होगा। विदाई का क्षण आता है और वह अपने परिवार को अनिच्छा से अलविदा कहती है। जैसे ही गाड़ी चलती है उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भविष्य की चिंता उसे गहरे डर में डाल देती है। गार्सियाकॉव उसका हाथ पकड़ता है, उसकी मुस्कान देखने के लिए उत्सुक। वह केवल यही मांगती है कि वह कभी अपना दिल न बदले, लेकिन उसे नहीं पता कि वह अंदर से इस बारे में चिंतित है कि वह काफी मजबूत नहीं है। उसे जल्दी बढ़ना है ताकि वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर भरोसा कर सके। शाम को वे टाइल पहुंचते हैं, भ्रमण जादू करने के लिए तैयार होते हैं। जादुई रोशनी हवा में नृत्य करती है, उनके चेहरे धुंधले हो जाते हैं। आर्सिकोव प्रभाव से असंतुष्ट है और उच्च स्तर की जादू की मांग करता है। जब वे एक दूसरे के रूपांतरित रूप को देखते हैं तो वह प्रसन्नता से चिल्लाती है। टील सिटी में प्रवेश करते ही उसे याद आता है कि उसने एरिन के साथ रात बिताई थी। मेयर उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करता है, लेकिन उसकी नजरें थोड़ी देर के लिए उस पर टिक जाती हैं। वह चिंता नहीं कर सकती कि क्या जादू वास्तव में उनकी पहचान को छुपाता है।
वह चिंता नहीं कर सकती कि क्या जादू वास्तव में उनकी पहचान छुपाता है। टीना ने खुद को इतनी खूबसूरती से सजाया कि वह आईने में देखते ही मनमोहक लग रही है। गार्सेकोव बाहर इंतजार कर रहा है, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। वह उसका हाथ लेता है और हल्का सा चूमता है। वह पंजों पर खड़ी होकर उसके कान में फुसफुसाती है। वह सुझाव देती है कि वे झूठे नामों का इस्तेमाल करें। वह बताता है कि उसका नाम काशिर है, लेकिन यह तो बहुत स्पष्ट है। अचानक उसे तुकबंदी वाले उपनामों का ख्याल आता है। लिली और साशा, वह बार बार उसे लिली कहता है, हर बार प्यार से भरा। फिर वह उसे टेल की रात के दृश्य का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। उसकी आंखों में उम्मीद है, हालांकि उसने इसे पहले देखा है। वह फिर भी सहमति में सिर हिलाती है। वह निराश नहीं करना चाहता। इस पल में उसकी कोमलता और विचारशीलता। रात की हल्की हवा चार्लीन के लंबे बालों को धीरे से छूती है, जैसे दूर की दीवारों पर रोशनी चमकती है। गार्सियाफ उसे पीछे से धीरे से गले लगाता है। उसकी गर्म सांस उसके कानों को सहलाती है। वह दूर की ओर देखती है, कहती है कि यह रात का दृश्य सभी चिंताओं को भुला देता है। वह चुपचाप पूछता है कि क्या उसे साम्राज्य जाने में असहजता महसूस होती है। वह स्वीकार करती है कि उसका दिल नई स्थिति की उम्मीद और डर में उलझा हुआ है। वह उदासी से पूछता है कि क्या उसे उससे सगाई करने का पछतावा है। उसे हमेशा लगता है कि उनके बीच एक अदृश्य दीवार है, गहराई में। वह जानती है कि यह इसलिए है क्योंकि उसने बहुत कुछ अनुभव किया है जिसने उसका विश्वास तोड़ दिया। वह खुद को उससे दूर रखने में असमर्थ है। वह धीरे से उसे घुमाता है और उसकी आंखों में सीधे देखता है। वह स्वीकार करता है कि उसने पहले जो कहा था कि वह उसका सम्मान करता है, वह ईमानदार नहीं था। वह उसके गाल को सहलाते हुए कहता है कि वह उसे पूरी तरह से पाना चाहता है। वह अचानक उसे उठाता है और शहर की दीवार के किनारे की ओर बढ़ता है। वह घबराकर पूछता है कि वह क्या कर रहा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह कहता है कि वह उसके साथ अकेला रहना चाहता है, फिर शहर की दीवार से कूद जाता है। वह हवा में अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। डर से उसका दिल दहशत में है। जब वे रुकते हैं तो वह पाती है कि वे शहर की सबसे ऊंची टॉवर पर खड़े हैं। वह उसकी कपड़ों को मजबूती से पकड़ती है, उससे वापस ले जाने की गुहार लगाती है, लेकिन वह बैठ जाता है। उसे पकड़कर कहता है कि यहाँ केवल वे दोनों हैं। वह उसके खिलाफ चिपकी रहती है, बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं करती। वह उसे नीचे देखने के लिए मार्गदर्शन करता है। नीचे की अनगिनत रोशनी को तारे की नदी की तरह धीरे से कहता है। जब तक वह उसके साथ है, उसे यह मायने नहीं रखता कि वह उसे पसंद नहीं करती। उसका दिल बिटरनेस से भर जाता है। समझ नहीं पाती कि वो इतना विनम्र क्यों है, लेकिन वो यह कहने की हिम्मत नहीं करती कि उसे वो पसंद है। उसे डर है कि वो उसकी सच्चाई को नकार देगी। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में लेता है और उसकी आंखों में गहराई से देखता है। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे सके, वो उसके होठों पर हल्का सा चुंबन करता है। वो उसके कान में फुसफुसाता है कि वो चाहता है कि यह दुनिया केवल उनके लिए हो। उसकी बाहों में झुकते हुए उसे शक होता है कि क्या वो इतनी गहरी मोहब्बत सहन कर पाएगी। अंत में हिम्मत जुटाकर वो कहती है कि वो इस चक्करदार ऊंचाई से जाना चाहती है। वो उसे थामे रखता है और फिर से छतों पर कूदता है, फिर कमरे में लौटता है। वो अभी भी उसे मजबूती से थामे हुए है, जाने को तैयार नहीं। वो उसे धक्का देती है, शर्माते हुए, उसे याद दिलाते हुए कि उन्हें कल सुबह जल्दी उठना है। जैसे ही वो मुड़ती है, वो धीरे से उसकी स्कर्ट पकड़ लेता है। एक बच्चे की तरह वो एक आखिरी गले लगाने की मांग करता है। वो बेबस होकर मान जाती है। दरवाजा बंद करने के बाद भी उसके दिल में एक मीठा एहसास उठता है। वो वहां खड़ा है, जाने को रिलक्टेंट। साम्राज्य के 3 बड़े ड्यूकल परिवार समान रूप से खड़े हैं। वो ड्यूक ब्रेडन के क्षेत्र से गुजरते हैं। चार्लोटिन अभी अभी गाड़ी से बाहर निकली है। तभी अचानक एक ठंडक उसकी रीढ़ में दौड़ जाती है। एक ठंडी चमक हवा में कटती है। एक खंजर उसके दिल की ओर सीधा एम्ड है। बिजली की तेजी से गार्सेकाफ अपना हाथ उठाता है और उड़ती हुई ब्लेड के हिल्ट को सटीकता से पकड़ लेता है। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है। डर उसके दिल में लहर की तरह भर जाता है। अरिन और लियोन तीर की तरह दौड़ते हैं। हत्यारे की गायब होती हुई आकृति के बाद चार्लोटिन उसके बाहों में गिर जाती है। अंदर लौटने के बाद वो धीरे से उसकी पीठ को सहलाता है, उसे धीरे से सांत्वना देते हुए। वो अचानक ऊपर देखती है। उसकी आंखों में दृढ़ता की चमक होती है। वो आत्मरक्षा सीखने की मांग करती है,
चाहे वो जादू हो या तलवारबाजी। वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है, लेकिन अंततः उसके लिए इसे व्यवस्थित करने के लिए सहमत हो जाता है। आइरीन जल्दी लौटती है, गंभीर चेहरे के साथ परिणामों की रिपोर्ट करती है। हत्यारे ने घेराबंदी में जहर चबाया और मौके पर ही मर गया। यह ब्रोडोवेन गिल्ड का एक वरिष्ठ सदस्य था। हेनरी अचानक प्रकट होता है, अनुमान लगाते हुए। यह उन कुलीनों का काम है जिन्होंने क्राउन प्रिंस गार्सिया से नफरत की। वो उसे अतीत की ग्रीवेंसेस के बारे में और न बताने से रोकता है, तुरंत सुरक्षा बढ़ाने का आदेश देता है और उसे करीब से सुरक्षित रखने की कसम खाता है जब सब लोग वापस जाते हैं। वो धीरे से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है, लेकिन वो शर्मा जाता है और कहता है कि वो ज्यादा आभारी है कि वो सुरक्षित है। वो अपना सिर झुकाता है और उसके होठों पर एक हल्का चुंबन रखता है। अगले शाम ऐसो खुशी खुशी मिलने आता है, सुनकर कि वह जादू सीखना चाहती है। ऐसो उत्सुकता से उसकी क्षमता का परीक्षण करती है, उसके हाथों को पकड़कर महसूस करती है। एक पल के लिए ऐसो की भौहें और तंग हो जाती हैं। ऐसो स्वीकार करती है कि उसके पास कोई जादुई प्रतिभा नहीं है, लेकिन उसने एक असामान्यता खोजी है। साधारण पुजारियों में दिव्य शक्ति होती है। यह उनके शरीर में समान रूप से वितरित होती है, लेकिन उसके भीतर एक छोटी मात्रा में दिव्य शक्ति उसके सीने में केंद्रित है। यह संत बेनी में शक्ति के रूप के समान है, लेकिन उसकी दिव्य शक्ति इतनी कमजोर है कि वह संत नहीं बन सकती। चालियोनी सतर्कता से पूछती है कि अगर यह खबर लीक हो गई तो क्या होगा। ऐसो चेतावनी देती है कि उसे मजबूरन मंदिर ले जाया जा सकता है। वह तुरंत गार्सियफ को इस बारे में बताती है। वह गहराई से चौंक जाता है और ऐसो से व्यक्तिगत रूप से समझाने की मांग करता है। विस्तृत व्याख्या सुनने के बाद उसका चेहरा और भी गंभीर हो जाता है। वह चेतावनी देता है कि अगर यह फैल गया तो यह पवित्र साम्राज्य को चिंतित करेगा। वह उसके हाथ को मजबूती से पकड़ता है और वादा करता है कि वह कभी भी किसी को उसे दूर नहीं जाने देगा। लेकिन उसका मन उथल पुथल में है, सच बताने में हिचकिचा रही है। अगर वह अपने पुनर्जन्म का रहस्य बताती है तो उसे निश्चित रूप से पागल समझा जाएगा। साम्राज्य परिषद के गलियारे में नोबल्स के बीच तीव्र बहस की गूंज होती है। एक वृद्ध नोबल मेज पर हाथ मारते हुए जोर देता है कि एक विदेशी राजकुमारी सम्राज्ञी बनने के लिए अयोग्य है। एक और मंत्री चिंतित है कि सम्राट कानूनी खामियों का फायदा उठाएगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह पहले राजकुमारी को एक रानी बनाने का प्रस्ताव देता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने का। लेकिन अधिक नोबल्स चिंतित हैं कि इससे और भी बड़ा उथल पुथल होगा। इस क्षण में कोई लेडी एलेओनोरा का जिक्र करता है, जिसे साम्राज्य का तारा कहा जाता है। उसके पिता ड्यूक जेराल्ड विनम्रता से कहते हैं कि वह सम्राज्ञी के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का इरादा नहीं रखते, लेकिन गहराई में वह जानता है कि उसकी बेटी हमेशा गार्सियफ की साथी बनने की इच्छा रखती है। संपत्ति पर लौटते हुए ड्यूक जेराल्ड अपनी बेटी को अध्ययन में पाता है। एलेओनोरा सोफे पर शालीनता से बैठी है। वह पूछता है कि क्या उसकी बेटी अभी भी सम्राज्ञी बनने का सपना देखती है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक है। वह स्वीकार करती है कि वह गार्सेकाफ का सच्चा दिल जीतने की उम्मीद करती है। उसके पिता चेतावनी देते हैं कि अगर यह केवल शक्ति के लिए है तो उसे जल्दी हार मान लेनी चाहिए, लेकिन वह कहती है कि यह उसका बचपन का सपना रहा है और वह आसानी से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन वह कहती है कि वह राजकुमारी के मार्ग में बाधा नहीं डालेगी। सम्राज्ञी बनने के लिए इस समय गाड़ी में माहौल सड़कों पर यात्रा करते हुए गर्म है। गार्सेकोव उसे धीरे से बताता है कि लोग उसकी आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन चालोनी को लगता है कि ये सभी जयकारे उसके कारण हैं। वह अंदर ही अंदर चिंता करती है कि क्या वह वास्तव में उसके बिना स्वागत किया जाएगा जब वह महल पहुंचेगी। स्टूवर्ड उन्हें सम्मानपूर्वक स्वागत कक्ष में ले जाता है। वह आज की परिषद की चर्चा के परिणाम और सिफारिशें रिपोर्ट करता है। वह मानता है कि उन्हें पहले सगाई समारोह आयोजित करना चाहिए ताकि जल्दबाजी न हो। गार्सियाफ असंतोष से भौहें चिढ़ाता है, उसकी आदत के अनुसार अधीरता दिखाते हुए। स्टूवर्ड और आगे बताता है कि उसे सम्राज्ञी के रूप में नियुक्त करना केवल उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। चार्लीन तुरंत समझ जाती है कि उसके पास इस साम्राज्य में कोई आधार नहीं है। स्टूवर्ड सुझाव देता है कि इस समय का उपयोग लिनोआ को और समृद्ध बनाने के लिए किया जाए। वह तुरंत कहती है कि वह साम्राज्य की संस्कृति और शिष्टाचार सीखने का अवसर ले सकती है।
लेकिन गार्सियाफ मानता है कि जब तक वह 3 ड्यूक का समर्थन प्राप्त कर ले, यह किया जा सकता है, लेकिन स्टूवर्ड यह बताता है कि ड्यूक जेराल्ड तटस्थ रह सकते हैं। अंततः गार्सियाफ को समझौता करना होगा और इस क्रमिक दृष्टिकोण को स्वीकार करना होगा। निवास पर चर्चा करते समय गार्सियाफ आशा करता है कि वह उसी महल में रह सके, लेकिन स्टूवर्ड और चार्लीन दोनों इस अनुचित सुझाव का विरोध करते हैं। अंततः वे गार्शाकोव के कक्षों के निकटतम संगीत महल पर सहमत होते हैं। जब स्टूवर्ड वापस जाता है, चार्लीन उसकी क्षमताओं पर आश्चर्य करती है। गार्शाकोव उस स्टूवर्ड के बारे में बात करता है जिसने उसे बचपन से सिखाया। वह बताता है कि एरियन हमेशा उसके साथ रहा। कठिन अध्ययन के वर्षों में वह स्वाभाविक रूप से एरियन को उसका व्यक्तिगत गार्ड बनाने का प्रस्ताव करता है। उसे संदेह है, लेकिन वह उसकी जिद के तहत समझौता करती है। अंततः वह उसके लिए उस शिष्टाचार प्रशिक्षक की व्यवस्था करता है जिसने उसे एक बार सिखाया था। वह सीखने की प्रतीक्षा करती है। बातचीत समाप्त होने के बाद गार्सियाफ उसे उसके नए निवास का दौरा करने के लिए धीरे से आमंत्रित करता है। चार्ली केवल डाहलिया पैलेस नामक महल में कदम रखती है। खिलते हुए फूलों से भरा एक बगीचा उसे मंत्रमुग्ध कर देता है। टीना एक मध्यम आयु की महिला को आगे लाती है। वह इसे मुख्य स्टूवर्ड द्वारा अनुशंसित नौकरानी नताली के रूप में परिचित कराती है। नताली आदरपूर्वक झुकती है और बताती है कि उसने एक बार सम्राट के महल में सेवा की थी। चार्लियोनी उसकी बातों में छिपे इरादे को भांपती है और पूछती है कि क्या उसने स्वेच्छा से स्थानांतरित किया। नताली चूक जाती है और नई सम्राज्ञी का शब्द कह देती है, फिर समझती है कि उसने गलती की। चार्लियोनी का चेहरा ठंडा हो जाता है और वह उसे अपनी शब्दों पर ध्यान देने की याद दिलाती है। नताली बेताबी से बताती है कि मुख्य स्टीवर्ड अक्सर इसके बारे में बात करता था और उसने अनजाने में यह कह दिया। चार्ली केवल पूछती है। मुख्य स्टीवर्ड के साथ उसके रिश्ते के बारे में उसकी नजरें तीखी हैं। नताली को स्वीकार करना पड़ता है कि वह उसकी गोद ली हुई बेटी है और संदेह से बचने के लिए एक अलग उपनाम का उपयोग करती है। चार्ली केवल उसके परिवार की स्थिति के बारे में पूछती है और जानती है कि उसके एक बेटा है जो बिल्लियां पालता है। यह विवरण उसे याद दिलाता है कि मुख्य स्टीवर्ड ने अपने पोते के बारे में बिल्लियां पालने का जिक्र किया था और वह समझ जाती है। जल्द ही मुख्य स्टीवर्ड विजय उत्सव की तैयारियों की रिपोर्ट देने आता है। वह चार्लिन को बताता है कि वह नताली से कोई भी सवाल पूछ सकती है। चार्लिन अचानक उसके पिता और नताली के रिश्ते का खुलासा करती है, जिससे वह चौंक जाता है। मुख्य स्टीवर्ड सिर झुकाकर स्वीकार करता है और बताता है कि यह एक कम ज्ञात रहस्य है। चार्ली केवल विनम्रता से कहती है कि नताली ने यह कह दिया और उसके पोते के बिल्लियां पालने के मजेदार तथ्य का जिक्र करती है। जब उसके पोते का जिक्र होता है तो मुख्य स्टीवर्ड के चेहरे पर अंततः एक सच्ची मुस्कान आ जाती है। इस क्षण में दरबार के प्रशिक्षक का आगमन बातचीत को बाधित करता है। चार्ली केवल शालीनता से लिनोआन की आदाब करती है। प्रशिक्षक लिनोआन शिष्टाचार की सुंदरता की प्रशंसा करता है। सम्राट के शिष्टाचार की शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहता। चार्ली केवल भ्रम में पूछती है कि क्या उसे स्थानीय शिष्टाचार सीखने की आवश्यकता है और उत्तर अप्रत्याशित होता है। प्रशिक्षक इंसिस्ट करती है कि वह लिनोआन शिष्टाचार का उपयोग जारी रखे, यह मानते हुए कि यह नया फैशन बन जाएगा। यह स्पष्टीकरण चार्ली को संदेह में डाल देता है। उसे लगता है कि इसके पीछे कुछ और है। अचानक दूर से टीना और एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के बीच तीखी बहस सुनाई देती है। टीना गुस्से में डिजाइनर पर आरोप लगाती है कि उसने राजसी कपड़ों के लिए अनुपयुक्त खुरदरी फैब्रिक दी है। डिजाइनर मजाक में जवाब देती है कि वह एक छोटे देश से है और उसे साम्राज्य के फैशन की समझ नहीं है। टीना पीछे नहीं हटती, व्यंग्य में कहती है, डिजाइनर तो सही फैब्रिक भी नहीं ढूंढ सकती और उसे यह उपाधि पाने का हक नहीं है। विवाद बढ़ता है, दर्शकों को आकर्षित करता है और अराजकता पैदा करता है। चार्लिनी ने नताली से पूछने के लिए मुड़ती है। वह सीखती है। गार्सिया का कपड़ों का अलमारी हमेशा मुख्य स्टीवर्ड द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित किया गया है। वह तुरंत तय करती है कि सभी कपड़ों के मामलों को टीना के हवाले कर देगी। इसी पल बेनी दौड़ कर आती है और उसकी बाहों में गिर जाती है। चार्ली केवल उसे प्यार से गले लगाती है, उसकी लंबे समय की तड़प को व्यक्त करते हुए, और उसे भी नए कपड़े बनाने का सुझाव देती है। उसकी आंखें कोमल। वह सभी नौकरानियों के लिए कस्टम ड्रेस की घोषणा करती है और टीना यह सुनकर बहुत खुश होती है।
वह उन 2 अपमानजनक आपूर्तिकर्ताओं को स्थायी रूप से काली सूची में डालने का आदेश देती है। उसका रवैया दृढ़ है। इन मामलों को संभालने के बाद वह अनुबंध के बारे में सोचती है। वह उस कीमती अनुबंध को निकालती है और ध्यान से पढ़ती है। वह उस दिन का इंतजार करती है जब वह अंततः उस व्यक्ति पर पूरी तरह से भरोसा कर सकेगी। चार्लिनी कैसरियन के साथ दोपहर का भोजन साझा करती है, शांति के एक दुर्लभ क्षण का आनंद लेती है। साम्राज्य में आने के बाद वह ऐसे गर्माहट का आनंद लेने के लिए बहुत व्यस्त रही है। वह पूछता है कि क्या आज उसके पास तलवार प्रशिक्षण निर्धारित है। उसकी पुष्टि पर वह तुरंत एड्रियन को बुलाता है। वह घोषणा करता है कि एड्रियन उसके व्यक्तिगत गार्ड के रूप में सेवा करेगा। अब से एड्रियन सम्मानपूर्वक झुकता है, अपनी जान से उसकी रक्षा करने की शपथ लेता है। दोपहर में नाइट्स अभ्यास मैदान पर मेहनती प्रशिक्षण लेते हैं। वह एड्रियन और सेलेना के साथ इस अपरिचित स्थान पर पहुंचती है। लुकास उसे गर्मजोशी से स्वागत करता है और यहाँ उसके उद्देश्य के बारे में पूछता है। वह स्वीकार करती है। वह कमांडर से तलवारबाजी सीखना चाहती है। यह उसे उनके अध्ययन में हुई चर्चा की याद दिलाता है। कुछ दिन पहले उसने पाया था कि वह कोई जादुई प्रतिभा नहीं रखती और उसने सुझाव दिया कि वह इसके बजाय तलवारबाजी सीखे। उसने व्यक्तिगत रूप से उसे सिखाने पर जोर दिया, लेकिन हारोल्ड ने स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ सलाह दी। हारोल्ड ने बताया कि उसकी जिम्मेदारियों के कारण सिखाने का कोई समय नहीं है। उसने यह भी याद दिलाया कि उसे संघर्ष करते देखना उसे सख्ती से प्रशिक्षित करना असंभव बना देगा। इन शब्दों ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया और उसे स्वीकार करना पड़ा कि वे सच थे। उसने एड्रियन को देखा, उसे उसके प्रशिक्षक के रूप में विचार करते हुए, लेकिन हारोल्ड ने उत्साहपूर्वक स्वेच्छा से कहा कि उसकी तलवारबाजी बेहतर है। उसने व्यंग्य में कहा कि हारोल्ड तलवार चला सकता है लेकिन सिखा नहीं सकता। हैरोल्ड और बाल्डर के बीच तीखी बहस हुई। अंत में हाथापाई तक पहुंचने की नौबत आ गई। उसने तय किया कि हैरोल्ड अब उसकी तलवार प्रशिक्षण का ध्यान रखेगा। हैरोल्ड ध्यान से उसकी पोशाक और उपकरण की जांच करता है। वह उससे मास्टर हैरोल्ड कहने की मांग करता है और वह हंसते हुए खेलती है। वह उसके लिए अनुसरण करने के लिए बुनियादी आंदोलनों का प्रदर्शन करता है। उसकी बेतुकी मुद्रा देखकर वह बुनियादी फिटनेस से शुरू करने का निर्णय लेता है। उसे प्रशिक्षण मैदान के चारों ओर दौड़ने का आदेश देता है, थकावट तक। एड्रियन तुरंत इस अत्यधिक कठोर मांग को रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है। वह उसकी शारीरिक स्थिति की लगातार निगरानी की आवश्यकता पर जोर देता है। हैरोल्ड समझौता करता है, यह कहते हुए कि उसके पास एक समर्पित गार्ड है। जैसे ही वह दौड़ना शुरू करती है, लुकास पीछे से आकर उसका साथ देता है। वे दौड़ते हुए थुवल्सन में अपने समय के बारे में बात करते हैं। यह गर्माहट उसे गहराई से छूती है। दौड़ खत्म करने के बाद उसकी थकान को कुछ कम करती है। हैरोल्ड फिर भी उसकी खराब सहन शक्ति की आलोचना करता है। वह घुटनों के बल गिर जाती है। उसे संदेह होता है कि क्या वह कभी तलवारबाजी सीख पाएगी। एड्रियन और हैरोल्ड फिर से बहस करने लगते हैं। इस सभी हलचल के बीच एक महीना बीत जाता है। फिर विजय भोज का समय आता है। नौकरानियां शार्लीन को उसकी नई पोशाक में सांस रोके देखती हैं। उसकी चांदनी सफेद गाउन उसकी ग्रेसफुल आकृति को उजागर करती है, जैसे कोई चांद की देवी धरती पर उतरी हो। वह अपने प्रतिबिंब को देखती है। सेलेना की असाधारण स्वाद की प्रशंसा करती है। कैसरियन उसके पीछे आता है और धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। वह उसे भक्ति से देखता है, जैसे इस पल को अपने दिल में हमेशा के लिए उतार लेना चाहता हो। उसकी गहरी आवाज उसके कान में फुसफुसाती है, उसे अपने लिए पूरी तरह से रखने की इच्छा व्यक्त करता है। वह उसकी तीव्र अधिकारिता की आदत डाल चुकी है। दोनों भोज हॉल में एक साथ प्रवेश करते हैं। वे तुरंत ध्यान का केंद्र बन जाते हैं। उसे 2 कुर्सियां एक साथ रखी हुई दिखाई देती हैं। उसकी पुष्टि के बाद वह गरिमा से बैठ जाती है, लेकिन चारों ओर से जलती हुई नजरें महसूस करती है। वह हर पुरुष को चेतावनी भरी नजर से देखता है। उसे हेल्पलेसली एहसास होता है कि वह चाहता है कि वह पूरी रात केवल उसे ही देखे। अगला कैसरियन को पुरस्कार समारोह में अकेले जाना है। वह उसे सुझाव देता है कि वह बालकनी पर इंतजार करे। एड्रियन के साथ वह थोड़ी शांति के लिए बालकनी में चली जाती है। हैरोल्ड एक वाइन ग्लास के साथ आता है। उसकी आंखों में प्रशंसा भरी होती है। बाल्डर उसके पीछे आता है, उसे शिष्टता से नमस्ते करता है। जैसे ही तीनों मिलते हैं, वे तुरंत बहस करने लगते हैं, माहौल को जीवंत कर देते हैं। इस बीच
अंदर की शाही महिलाएं उसकी सुंदरता के बारे में उत्सुकता से चर्चा कर रही हैं। फिर वे यह उल्लेख करती हैं कि सभी ड्यूक उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। तभी एक सुनहरी बालों वाली महिला अचानक बीच में बोल पड़ती है। उसकी आवाज में तिरस्कार और चुनौती का भाव है। वह आत्मविश्वास से घोषणा करती है। वह खुद ड्यूक्स के पास जाएगी, जिससे भीड़ में हंसी छिड़ जाती है। पहले जब चार्लोनी और सीजरियन एक साथ आए तो पूरा कमरा मंत्रमुग्ध हो गया। सुनहरी बालों वाली महिला इस चमकदार जोड़े को जलन से देख रही है। वह गुप्त रूप से तय करती है कि आज रात एक ड्यूक को निशाना बनाएगी। जब उसने देखा कि चार्लिन एड्रियन के साथ बालकनी की ओर जा रही है। जब कई ड्यूक बालकनी की ओर जाते हैं तो वह तुरंत गलतफहमी में पड़ जाती है। यह उसकी शंकाओं की पुष्टि करता है। वह हिम्मत जुटाती है, एक वाइन का गिलास उठाती है और चार्ली केवल बातचीत सुनती है। फिर वह मुड़ती है और चौंक जाती है। बालकनी अचानक शाही महिलाओं से भर जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि सभी अविवाहित ड्यूक उसके पास हैं। एक महिला साहसिकता से उनके बातचीत में शामिल होने का आग्रह करती है। बाल्डर और हारोल्ड जल्दी से खुद को बहाना बनाकर वहां से चले जाते हैं। शाही महिलाएं उन पर नजरें गड़ाए रहती हैं। तभी सुनहरी बालों वाली महिला अचानक बोल पड़ती है। वह चार्ली डिएमेलियो के चरित्र पर व्यंग्य करती है। यह अचानक का आरोप चार्ली डिएमेलियो को हक्का बक्का कर देता है। चार्ली डिएमेलियो सुंदरता से झुकती है। वह खुद को चार्ली डिएमेलियो रोज लेनोआ के रूप में पेश करती है, पूरी गरिमा के साथ। महिला आक्रामकता से पूछती है, उसने साम्राज्यीय शिष्टाचार क्यों नहीं सीखा? चार्लीन शांति से समझाती है, यह लेडी वालेंटिना का निर्देश था। तभी अचानक कोई बीच में बोल पड़ता है, उसकी सुंदरता की तारीफ करता है। सभी सहमत होते हैं। लेडी वालेंटिना के अधिकार को मानते हुए महिला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वह संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है। वह चार्लीन के व्यवहार को अनुचित बताते हुए जोर से मजाक उड़ाती है और चार्लोनी केवल यह जोर देती है कि कोई गलतफहमी होनी चाहिए। महिला उम्मीद करती है कि सभी चार्लोनी की निंदा करेंगे, लेकिन इसके बजाय उसे अपने बारे में फुसफुसाते हुए सुनाई देता है। फुसफुसाहट उसे अशिष्ट और अनुचित बताती है। क्रोध में वह अपना वाइन चार्लोनी पर फेंक देती है। एड्रियन समय पर सामने आता है। वाइन महिला के अपने चेहरे पर छिड़क जाती है। वह शिष्टता से अपना रुमाल पेश करता है। महिला रुमाल छीनकर शर्मिंदगी में भाग जाती है। सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं। चार्ली केवल आश्चर्य से यह नोटिस करती है कि एड्रियन पहले से कुछ अलग लगता है। सभी उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उसे आराम देने के लिए उत्सुकता से चाय के लिए आमंत्रित करते हैं। वह मुस्कुराने की कोशिश करती है, जबकि वह जाने के लिए बेताब है। फिर एलेनोर और इसाबेला आगे बढ़कर अपना परिचय देती हैं। उनकी उच्च समाज में प्रभाव चार्ली को सतर्क कर देता है। एलेनोर गर्मजोशी से उसे कुछ खास चाय साझा करने के लिए आमंत्रित करती है। कोई रास्ता न देखकर वह अनिच्छा से निमंत्रण स्वीकार करती है। यह देखकर सभी और भी उत्साहित हो जाते हैं, अपनी अपेक्षाएं व्यक्त करते हैं। जैसे ही वह टूटने वाली होती है, कैसरियन सही समय पर प्रकट होता है। भीड़ लहर की तरह पीछे हट जाती है और एड्रियन सोच समझकर पर्दे खींचता है। वह हल्के से हलचल के बारे में पूछता है और वह इसे हल्का फुल्का टाल देती है। फिर वह पूछता है कि क्या उसके पास कोई ऐसा आदमी है जिसे वह पसंद करती है। उसकी आवाज में सटलिटी है। वह मजाक में जवाब देती है कि वह पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच काफी लोकप्रिय है, जो उसे खोजते हैं। वह मानता है कि यही उसे चिंता में डालता है। बालकनी के बाहर रात को देखते हुए वह कहता है कि वह उसके साथ डांस करना चाहता है। वह घबराकर मना कर देती है, यह कॉन्फेस करते हुए कि वह डांस नहीं कर सकती। उसे चिंता है कि वह उसके पैरों पर कदम रख देगी, लेकिन वह हंसता है और उसे उठाता है। वह धीरे से उसके जूते निकालता है, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने देता है और धीरे धीरे उसके साथ घूमता है। वह सावधानी से उसके आलिंगन में झुकती है। उसका दिल बेताब दौड़ रहा है। यह खास डांस उसके सोचने से कहीं ज्यादा सरल और रोमांटिक साबित होता है। वह उसके कान में फुसफुसाता है कि वह अपनी सगाई समारोह में इस तरह डांस करना चाहता है। वह शर्माते हुए कहती है कि सभी उसे देखेंगे, जिससे यह बहुत स्पष्ट हो जाएगा। वह उसे कसकर पकड़ता है। उसकी आवाज में अधिकार का स्पर्श है। वह चुपचाप उसकी बाहों में समा जाती है। सोचते हुए कि उसे आखिरकार डांस करना सीखना चाहिए, चार्लनी अपनी उलझन नताली से साझा करती है कि क्यों उच्च वर्ग के लोग उसके प्रति इतने दयालु हैं।
नताली समझाती है कि उच्च रैंक के लोग अपनी असली मंशा को शिष्टता के पीछे छिपाने में माहिर होते हैं। वे सतह पर विनम्र दिखते हैं, जबकि हमेशा अपने शिकार पर कूदने के लिए तैयार रहते हैं। वह चालनी को याद दिलाती है कि भले ही वह भोज में सफल रही हो, उसे सतर्क रहना चाहिए। चालनी पूछती है कि क्या वे उसे लिनोआ से होने के कारण नीचा देखते हैं। नताली बताती है कि लोग व्यक्तिगत रूप से उसका अनुसरण करते हैं, न कि लिनोआ की संस्कृति। वह चालनी को सलाह देती है कि वह अपनी स्थिति को मजबूत करे जब वह अभी भी ध्यान में है। चालनी इस सलाह को स्वीकार करती है और चाय पार्टी आयोजित करने का निर्णय लेती है। स्टीवर्ट थॉमस व्यवस्थाओं पर चर्चा करने आता है। सगाई समारोह के लिए वह एक साधारण फिर भी सुंदर समारोह का सुझाव देता है जो महल के अंदर होगा। चार्लीन को चिंता है कि एक साधारण समारोह से नवाब उसे नीचा दिखाएंगे। थॉमस सगाई समारोह के बाद एक भव्य जुलूस आयोजित करने का प्रस्ताव देता है। इससे उसकी लोकप्रियता लोगों के बीच दिखेगी और सगाई को मजबूत करेगी। चार्लीन को सीक्रेटली यह पसंद है कि थॉमस हमेशा कम खर्च में लक्ष्य हासिल करता है। लेकिन थॉमस अचानक खांसी करने लगता है, थका हुआ लगता है। चार्लियोनी उसकी सेहत के बारे में चिंता से पूछती है। थॉमस कहता है कि उसकी जुकाम शायद लौट आई है और उसे इलाज के लिए एक पादरी से मिलना होगा। चार्लियोनी सुझाव देती है कि वह अधिक नाइट बेरी खाए ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ सके। थॉमस पजल्ड होकर कहता है कि उसे नहीं पता वह फल क्या है। चार्लियोनी कहती है कि महल के बाग में ये बेरी हैं। थॉमस कहता है कि सभी ने सोचा था कि वे पक्षियों के लिए जंगली बेरी हैं। चार्लियोनी के मन में एक विचार आता है और वह तय करती है कि वह दोपहर की चाय पार्टी में उसके लिए खुद जैम बनाएगी। नवाब की महिलाएं चार्लियोनी के लिए अपेक्षा से अधिक उत्साह दिखाती हैं। एलेओनोरा पूर्व महाद्वीप से दुर्लभ चाय की पत्तियां पेश करती है। चखने के बाद चार्लियोनी इसे परिचित रूइबॉस चाय के रूप में पहचानती है, लेकिन उसके पहले के अनुभव धुंधले हो गए हैं। एलेओनोरा चतुराई से पूछती है कि वह इस चाय को कैसे जानती है। पूर्व महाद्वीप ने उनके साथ व्यापार बंद कर दिया है। जल्दी सोचते हुए चार्लीन कहती है कि यह लिनोआ के भंडार से था। एलेओनोरा विषय को छोड़ देती है और इसके बजाय मेज पर पेस्ट्री की प्रशंसा करती है। महिलाएं जैम के साथ स्कॉन्स की तारीफ करती हैं। चाय पार्टी के अंत में चार्लियोनी उन्हें अपना बनाया हुआ ए नाइट बेरी जैम देती है। वह जैम के इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुणों के बारे में विस्तार से बताती है। एलेओनोरा अकेली रुकती है, कहती है कि उसके पास महत्वपूर्ण बातें हैं। वह कागज और कलम मांगती है, फिर चार्लियोनी को सम्राट बनने में मदद करने का एक चौंकाने वाला प्रस्ताव लिखती है। चार्लीन सतर्कता से पूछती है कि वह अपनी खुद की सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा क्यों छोड़ देगी। एलेओनोरा कहती है कि उसने सम्राट के प्रति उसके व्यवहार को देखकर अपना मन बदल लिया है। भोज में चार्लीन अचानक पूछती है कि क्या उसे सम्राट के लिए भावनाएं हैं। एलेओनोरा के स्टेंट चेहरे से चार्लीन असहज हो जाती है। चार्लोट को एहसास होता है कि वह सम्राट के बारे में और अधिक परवाह करती है, संभवतः अन्य रानियों के होने की संभावना। उसे इस बात की चिंता होती है कि शायद सम्राट के पास और भी रानियां हों। यह भावना उसे किसी भी महिला को उसके करीब आने सहन नहीं करने देती। एलेनोर दोहराती है वह उसकी मैजेस्टी के साथ उसके रिश्ते में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन शार्लोट उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करती। एलेनोर एक औपचारिक वचन लिखने की पेशकश करती है, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए। चार्ली केवल वही लेती है जो उसने लिखा है, यह समझे बिना कि वह सीधे क्यों नहीं कह सकती। रात के समय वह इस रहस्य पर सोचती रहती है जिसे वह समझ नहीं पाती। सीजेरियन अचानक आती है। उसके मन में कुछ होने का आभास पाकर वह चौंक जाती है कि वह हमेशा उसकी भावनात्मक परिवर्तनों को देख सकता है। वह उसकी चाय पार्टी की बड़ी सफलता की प्रशंसा करता है, कहता है कि मेहमानों ने उसकी बहुत तारीफ की। लेकिन वह एलेनोर के अंत में अजीब चेहरे को याद करती है। वह एलेनोर के बारे में अपनी राय पूछने से खुद को रोक नहीं पाता। वह कहता है कि ड्यूक जेराल्ड की बेटी काफी निडर है। वह याद करता है कि जब वह हथियारों से घिरी थी तब उसकी बहादुरी का प्रदर्शन। वह उनके रिश्ते के बारे में और पूछना चाहती है, लेकिन वह उसे रोक देता है। कहता है
कि वह दूसरों के बारे में बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगले दिन वह पूर्वी महाद्वीप के बारे में किताबें खोजने पुस्तकालय जाती है। पुस्तकालय अध्यक्ष उत्साह से संबंधित सामग्री की सिफारिश करता है। पन्ने पलटते हुए एक अंश जो धर्मद्रोह के बारे में है उसका ध्यान खींचता है। पुस्तकालय अध्यक्ष इस सील की गई इतिहास को विस्तार से समझाता है। शुरू में पूर्वी महाद्वीप ने देवताओं के अस्तित्व से इनकार किया, फिर पूर्वी महाद्वीप में राक्षस उभरे। एक पूर्वी महाद्वीप का नायक दिव्य रहस्योद्घाटन के अनुसार प्रकट हुआ। उसने राक्षसों को मारा और लोगों का सम्मान जीता। लोग उस नायक को एक ऐसे प्राणी के रूप में मानते थे जो देवताओं से भी ऊपर था। उन्होंने सभी संतों और पुजारिनों पर आरोप लगाया। अंततः उन्हें सभी को फांसी दी गई। वह नायक अंततः एक संत द्वारा दिव्य दंड के नाम पर फांसी दी गई। तलवार के अभ्यास के दौरान वह अभी भी सोचती है कि नायक ने दिव्य रहस्योद्घाटन को क्यों अस्वीकार किया। हारोल्ड उसे याद दिलाता है कि उसे वर्तमान प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रात में वह बिस्तर पर गिर जाती है, थकी हुई, उसका पूरा शरीर दुख रहा है। सीजेरियन अचानक प्रकट होती है और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़कर वह अपनी व्यस्तता के कारण उसे न देख पाने का दर्द व्यक्त करता है और उसे चिंता होती है कि हारोल्ड उसे ट्रेनिंग में परेशान कर रहा है। वह समझाती है कि यह सिर्फ उसकी सहन शक्ति की कमी के कारण है, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर सके। वह थकावट से गहरी नींद में चली जाती है। जब वह जागती है वह पाती है कि वह सीजेरियन की बाहों में लेटी हुई है और उनकी करीबी के लिए हैरान होती है। वह कहते हैं कि वे सगाई से पहले ही एक शादीशुदा जोड़े की तरह हैं। उसका खूबसूरत चेहरा करीब आता है जिससे उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगता है, फिर चुंबन होता है। वह कहता है कि वह बेइंतहा उसके जादू में बंधा हुआ है। वह अनजाने में इसका जिक्र करता है। वह कहती है कि उनके पास एक साथ ज्यादा समय नहीं है। वह चौंक कर पूछती है कि इसका क्या मतलब है। वह अपनी योजना बताता है कि वह संधि समारोह के बाद पोर्टालिया पर हमला करेगा। वह उम्मीद करता है कि वह इस सैन्य अभियान को शादी से पहले पूरा कर लेगा, लेकिन वह समझ नहीं पाती वह क्यों युद्ध जारी रखने पर जोर दे रहा है। वह कहता है यह एक दिव्य रहस्योद्घाटन द्वारा आदेशित है जो उसे बचपन में मिला था। उसे बताया गया था कि वह अपनी इच्छाओं को प्राप्त करेगा। वह पूछती है कि क्या उसे वास्तव में उस वादे की इतनी जरूरत है। वह कहता है कि वह इसके बिना जी सकता है, लेकिन उसे डर है कि जो कुछ भी उसके पास है वह फिसल जाएगा। वह सुझाव देती है कि वह जो उसके पास है उसकी रक्षा करे, जैसे कि उसके पीछे के लोगों से सतर्क रहना, लेकिन वह गलत समझता है। उसे लगता है कि वह किसी और पर फिदा हो गई है और भागने की योजना बना रही है। वह जलन में उसके गले को हल्के से काटता है और मांग करता है कि वह बताए कि वह आदमी कौन है। वह जल्दी से समझाती है कि वह केवल यह पूछ रही थी कि अगर कोई उसे मारने की कोशिश करे तो क्या करना चाहिए। तब वह शांत होता है और उसके गले के निशान की देखभाल करता है। वह सोचती है कि क्या उसने उसे पर्याप्त सुरक्षा का एहसास नहीं कराया। अचानक वह उसे अपनी बाहों में कसकर खींचता है और घोषणा करता है कि वह उसकी है। वह उससे विनती करता है कि वह अपने होठों से स्वीकार करे कि वह उसकी है। वह कहती है वह पूरी तरह से उसकी होगी अगर वह 2 शर्तों पर सहमत हो जाए। वह मुस्कुराता है और याद दिलाता है कि उसने पहले ही उसे जो कुछ भी चाहिए वह सब वादा किया है। वह उससे कहती है कि वह युद्ध को हल्के में न ले और कोई और महिला उसके पास न आए। वह वादा करता है कि वह केवल उसी को चाहेगा। वह उसका हाथ पकड़ती है और कहती है अगर वह दिन कभी आए तो उस वादे को कभी अस्तित्व में नहीं माना जाए। कुछ दिन बाद सेलेना उत्सुकता से बताती है कि मुख्य स्टीवर्ड आ गया है। गाड़ियों में सामान भरा हुआ है। चार्लोनी और नौकरानियां खिड़की से नीचे देखती हैं। वे एक लंबे जुलूस को देखते हैं जो एक परेड की तरह भव्य है। वह जल्दी से नीचे जाती है और एक परिचित चाय की खुशबू पकड़ती है। वह इसे रूइबॉस चाय की विशिष्ट सुगंध के रूप में पहचानती है। स्टीवर्ड सम्मानपूर्वक पूर्वी महाद्वीप की दुर्लभ चाय पेश करता है। उसने सोचा था कि स्टीवर्ड को पहले ही चाय पार्टी में हुई घटनाओं के बारे में पता होगा, लेकिन सेवक कहता है कि उसने उसकी सभी जिम्मेदारियां नताली को सौंप दी हैं। फिर वह एक शानदार गुणवत्ता का लाल रेशम पेश करता है। रेशम की चमक और बनावट सबको सांस रोकने पर मजबूर कर देती है। सेलेना खुशी से कूद पड़ती है। अपनी खुशी को रोक न पाने के कारण वह रेशम सेलेना को देती है।
जो कपड़ों की सबसे अच्छी जानकार है, वह सावधानी से सराहने के लिए सेवक से कहती है कि वह उसके लिए धन्यवाद पहुंचाए। उसके महाराज के उदार उपहारों के लिए वह चिंता से पूछती है। बेरी सिरप की प्रभावशीलता के बारे में सेवक उसकी प्रशंसा करता है। इसे पुजारी के उपचार से भी अधिक अद्भुत बताते हुए वह अपनी सराहना दिखाने के लिए और सिरप बनाने का निर्णय लेती है। एक पल बाद वह बेला से पूछती है कि उसे कौन सा मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है। बेला की उम्मीद भरी आंखें देखकर वह खुद इसे बनाने का निश्चय करती है। सेलेना चिंतित होती है और उसे अपने पिछले खराब कौशल की याद दिलाती है। वह ऑकवर्डली अपनी याददाश्त की कमी स्वीकार करती है, लेकिन फिर भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहती है। बेला को निराश न करने के लिए वह खुद को साबित करने का निर्णय लेती है। समूह खुशी खुशी डाहलिया पैलेस के रसोई की ओर बढ़ता है। बेला को चॉकलेट मिठाई का वर्णन सुनकर एस्टर ने उसे दी थी। वह आत्मविश्वास से वादा करती है कि वह शेफ कैरोलिन के सहायकों के साथ और भी स्वादिष्ट लावा केक बनाएगी। वे सामग्री तैयार करने लगते हैं। चार्लियोनी को यह दुनिया में कम मिठाइयाँ मिलती हैं, क्योंकि फेंटना मुश्किल है। फिर उसे बेला की याद आती है, जो बताती है कि एस्टर को मिठाइयाँ पसंद हैं। वह तुरंत एस्टर को बुलाने का आदेश देती है। रहस्यमय विभाग से सावधानी से बनाया गया केक ओवन में बेक करने के लिए रखा जाता है। एक लुभावनी खुशबू जल्द ही पूरे रसोई में फैल जाती है। एस्टर उस खुशबू का पीछा करती है। उसके चेहरे पर उत्सुकता है। चार्लीन उसे ताजा बेक किए गए चॉकलेट केक का स्वाद लेने के लिए गर्मजोशी से आमंत्रित करती है। एस्टर आंसुओं में बह जाती है और इसकी अनंत प्रशंसा करती है। तभी एड्रियन आता है और चार्लियोनी उसे जल्दी से आमंत्रित करती है। दुर्भाग्य से उसे चॉकलेट पसंद नहीं है। अब तक एस्टर अपना केक खत्म कर चुकी है। चार्लियोनी चुपचाप एस्टर से बाइंडिंग डिवाइस बनाने के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि वर्ल्ड ट्री डार्क लीफ मुख्य सामग्री है। वह बेला के लिए एक और सुंदर कंगन बनाने का अनुरोध करती है। वह इसके बदले मिठाइयाँ पेश करती है और एस्टर बहुत ललचाती है। चार्लियोनी चांद चांदी से एक शानदार कंगन बनाने की योजना बनाती है, लेकिन एस्टर कहती है कि चांद चांदी ज्यादातर हथियारों के लिए उपयोग की जाती है। आभूषण के लिए चांद चांदी का उपयोग करना बहुत विलासिता है। लेकिन वह चुपचाप बेला के लिए एक चांद चांदी की बिछिया बनाने का निश्चय करती है। चार्लियोनी फिर से नए मिठाइयाँ तैयार करती है। सेलेना उसे उत्साह से प्रोत्साहित करती है, कहती है कि उनकी महाराज को यह इशारा जरूर पसंद आएगा। वह मिठाइयाँ कैसरियन के कार्यालय में ले जाती है। वह अपनी बैठक से चौंक कर ऊपर देखता है और तुरंत उसे रोक देता है। वह उसे स्वागत कक्ष में आमंत्रित करता है, लेकिन वह चिंतित होता है। जब उसे पता चलता है कि उसने मिठाइयाँ खुद बनाई हैं, तो वह चिंतित हो जाता है। वह जल्दी से बताती है कि ये उसके लिए खास ध्यान से तैयार की गई थी। ये शब्द उसकी नज़रों को तुरंत नरम कर देते हैं। वह ध्यान से एक कौर लेता है और संतोषजनक मुस्कान दिखाता है। वह कहती है कि ये कुकीज उसकी उपस्थिति के लिए एक उपहार हैं, लेकिन वह कहता है कि असली उपहार उसकी यात्रा है, जो उसे अपनी सभी चिंताओं को भूलने पर मजबूर कर देती है। वह चिंतित होकर पूछती है और जानती है कि सीमाओं पर फ्लू का प्रकोप फैल रहा है। पुजारी जानबूझकर इलाज में देरी कर रहे हैं ताकि मंदिर की स्थिति बढ़ सके। वह तुरंत बुजुर्ग रात की बेरी के बारे में सोचती है और उन्हें सुझाव देती है। वह जड़ी बूटियों के बारे में उसकी जानकारी से चकित होता है और पूछता है कि क्यों। वह जल्दी से बताती है कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत रुचि है। वह अचानक मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या वह उसमें रुचि रखती है। वह याद करती है कि कैसरियन पहले कितना असुरक्षित लगता था, इसलिए वह अपने भावनाओं को स्वीकार करने का साहस जुटाती है। लेकिन एक तात्कालिक रिपोर्ट उसे अचानक रोक देती है। फ्लू महामारी तेजी से फैल रही है और स्थिति गंभीर होती जा रही है। वह तुरंत बुजुर्ग रात की बेरी की बड़े पैमाने पर कटाई का आदेश देता है। महामारी से लड़ने के लिए वह याद करती है कि नोबल्स उन्हें अपने बागों में लगाना पसंद करते हैं और उनसे इकट्ठा करने का सुझाव देती है। यह सुझाव उसे मंजूरी मिलती है और तुरंत इसे लागू किया जाता है। महल लौटने के बाद वह बाकी मिठाइयाँ दूसरों में बांटती है। वह एड्रियन के लिए विशेष रूप से चॉकलेट रहित मिठाइयाँ तैयार करती है। वह उन्हें चखने के बाद दिल से सराहता है, लेकिन उसके पूर्व पसंद का उल्लेख करता है। वह कहता है कि उसे पहले मिठाइयाँ पसंद नहीं थीं, जो उसे बहुत चौंकाती है। यह विवरण उसे मूल मालिक के साथ उसकी करीबी संबंध का एहसास कराता है।
जल्द ही बुजुर्ग रात की बेरी महामारी से लड़ने में बेहद प्रभावी साबित होती हैं। नोबल्स को भी लाभ होता है। इससे उनकी राय में काफी सुधार होता है। सेलेना उत्साह से उसे बताती है कि वह सामाजिक ध्यान का केंद्र बन गई है। वह सेलेना से पूछती है कि क्या वह सच में मिठाइयाँ नापसंद करती थी। पुष्टि के बाद वह चिंतित होती है कि उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। पुष्टि के बाद उसे चिंता होती है कि उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। सेलेना धीरे से कहती है कि उसे वर्तमान वाला खुद ज्यादा पसंद है। ये शब्द आखिरकार उसके दिल का बोझ हल्का कर देते हैं। चार्लीन सफलतापूर्वक सिजेरियन को उसके लिए डांस क्लासेस आयोजित करने के लिए मनाती है। प्रशिक्षक उसकी तेज प्रति और सुंदर नृत्य की प्रशंसा करता है। उसे अपने शरीर पर पहले से कहीं ज्यादा नियंत्रण पाकर खुशी होती है, सेलेना कहती है। यह उसके लगातार तलवार प्रशिक्षण का परिणाम है। प्रशिक्षक एड्रियन को उसका डांस पार्टनर बनने के लिए आमंत्रित करता है। फिर अचानक एलेनोर आती है। वह सीधे मुद्दे पर जाती है और कागज और कलम मांगती है। चार्लियोनी इस विषय से बचने की कोशिश करती है, लेकिन एलेनोर दृढ़ता से बीच में ही रोक देती है। एलेनोर गंभीरता से अपनी प्रतिज्ञा लिखना शुरू करती है। चार्लियोनी उससे पूछती है कि क्या उसके पास सम्राट के लिए विशेष भावनाएं हैं। एलेनोर खुलकर प्रशंसा करती है, लेकिन प्यार नहीं। यह ईमानदारी चार्लियोनी के कुछ संदेहों को कम कर देती है। कागज धीरे धीरे वादों और गारंटी से भर जाता है। एलेनोर वादा करती है कि वह उसके और सम्राट के बीच बाधा नहीं बनेगी, लेकिन चार्लीन इंसिस्ट करती है कि वह अपने असली मकसद को बताए बिना दस्तखत न करे। एलेनोर अंततः अपने पोप बनने के इरादे को स्वीकार करती है। उसे उम्मीदवार बनने के लिए 3 देशों से सिफारिश पत्रों की आवश्यकता है। केवल चार्लीन ही उसे यह हासिल करने में मदद कर सकती है। एलेनोर वर्षों से इसके लिए तैयारी कर रही है और उसे विश्वास है कि वह योग्यता के आधार पर जीत सकती है। चार्लियोनी उसकी महत्वाकांक्षा और ईमानदारी से प्रभावित होती है, लेकिन वह प्रतिज्ञा को फाड़ देती है और फिर उसे जलती हुई अंगीठी में फेंक देती है। वह कहती है कि यह दस्तावेज एक दूसरे को धमकाने के लिए हथियार बन सकता है। वह मानती है कि वे बिना लिखित शपथ के अपने समझौते का सम्मान कर सकते हैं। वह एलेनोर के साथ एक गठबंधन की गंभीरता से घोषणा करती है। अब चार्लियोनी अंततः अपनी ताकत पर खड़ी हो सकती है, बिना अनुबंधों पर निर्भर हुए। मेहमान को विदा करने के बाद वह अपनी खुद की कीमती प्रतिज्ञा निकालती है और उसे भी जलाती है। अगले दिन स्टीवर्ड परेड की व्यवस्था पर चर्चा करने आता है। वह एक नवोन्मेषी योजना का प्रस्ताव देती है, सुझाव देती है कि आर्केन डिवीजन और पवित्र योद्धा एक साथ भाग लें। स्टीवर्ड इस विचार की प्रशंसा करता है क्योंकि यह दक्षता और भव्यता को बढ़ाता है, लेकिन उसे चिंता है कि वे अतिरिक्त काम लेना नहीं चाहेंगे। चार्लियोनी केवल कहती है कि वह उन्हें शामिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी। फिर वह फ्लू महामारी के बारे में पूछती है और जानती है कि यह नियंत्रण में है। स्टीवर्ड सुझाव देता है कि वह बाहरी इलाकों में जाकर लोगों को सांत्वना दे, और चार्लियोनी खुशी खुशी सहमत होती है। अगले दिन चार्ली फिर से एलिनोर के साथ एक छोटी चाय पार्टी आयोजित करती है। वह एक कुलीन महिला का समर्थन जीत लेती है जो तलवारबाजी में गहरी रुचि दिखाती है, और चार्लियोनी वादा करती है कि वह सीखने के विकल्पों के बारे में पूछेगी। अगले दिन वह जादुई विभाग में विशेष रूप से बनाए गए हॉट डॉग्स के साथ जाती है। एस्टर कहती है कि सभी उसकी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बेला खुशी से दौड़कर आती है और कहती है कि उसने हाल ही में वजन बढ़ाया है। चार्लियोनी उसे प्यार से उठाती है और कहती है कि उसे वजन की परवाह नहीं है। फिर वह उत्कृष्ट गुणवत्ता का सुधरा हुआ चांद चांदी का कंगन पेश करती है। एस्टर इसे प्रीमियम चांद चांदी से बना हुआ पहचानती है। चार्लियोनी जादुई संदूक को देखती है और पूछती है कि क्या वह भी एक ले सकती है। एस्टर तुरंत उसे एक कारीगर से मिलवाने के लिए सहमत होती है। चार्लियोनी इस मौके का फायदा उठाकर परेड में मदद मांगती है, लेकिन एस्टर निराश दिखती है। चार्लियोनी सोचती है कि वे अनिच्छुक हैं और कहती है कि वह उन पर दबाव नहीं डालेगी, लेकिन वह बताती है कि उन्होंने एक सरप्राइज तैयार किया है। वे नहीं चाहते थे कि चार्लियोनी खुद इसे उठाए। चार्लियोनी भावुक होकर आंसू बहाती है। उसे उपहार मिलने की उम्मीद नहीं थी। सभी उसे सांत्वना देते हैं, वादा करते हैं कि समारोह शानदार बनाएंगे। बेला भी एक उपहार देना चाहती है
और अपने कंगन को हटाने का सुझाव देती है। चार्लियोनी शाप के बारे में चिंतित होती है और विनम्रता से प्रस्ताव को ठुकरा देती है। उसकी निराशा देखकर वह उससे सगाई का केक बनाने में मदद करने के लिए कहती है। बेला खुशी से उसकी बाहों में कूदती है और सहमत होती है। इस पल में चार्ली डीमेलियो पहले से कहीं ज्यादा खुश महसूस करती है। इन दिनों चार्ली डीमेलियो एड्रियन के साथ डांस स्टेप्स का अभ्यास करते समय लगातार गलतियां कर रही है। वह बार बार उसके जूतों पर कदम रखती है, जिससे उसे गहरी माफी महसूस होती है। जैसे ही वह जटिल स्टेप्स में संघर्ष कर रही होती है, कैसरियन अचानक प्रकट होता है। वह पीछे से उसकी कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेटता है। उसकी आवाज स्पष्ट रूप से नाखुश होती है। दूसरों को बाहर करने के बाद वह सीधे अपनी नाखुशी व्यक्त करता है कि उसने अभी जो देखा। चार्ली बस समझाती है कि यह डांस सबक के लिए आवश्यक अभ्यास है, लेकिन वह जोर देता है कि वह केवल प्रशिक्षक के साथ नृत्य कर सकती है और इस पर भी उसे जलन महसूस होती है। वह हेल्पलेसली उसे याद दिलाती है कि वह राज्य मामलों में बहुत व्यस्त है ताकि हमेशा उसके साथ रह सके। वह बच्चे की तरह विनती करता है कि एड्रियन केवल एक बॉडीगार्ड के रूप में सेवा करे। वह उसे धीरे से शांत करती है। वो कहती है कि कोई और गलत नहीं समझेगा। उसे एहसास होता है कि वो अभी भी उसकी भावनाएं नहीं समझता, इसलिए वो पंजों पर खड़ी होती है और उसके गाल पर एक हल्का सा किस करती है। वो गंभीरता से सहमत होने का नाटक करता है, लेकिन अगले पल फिर से जलन महसूस होती है। वो कहता है कि उसकी हर हरकत बहुत आकर्षक है, जिससे वो उसे अपने लिए ही रखना चाहता है। वो दोनों तय करते हैं कि जब उसे समय मिलेगा वो साथ में डांस की प्रैक्टिस करेंगे। वो उसके पैरों पर पैर रखने की चिंता करती है और वो हंसते हुए कहता है कि जब वो बोलना खत्म करेगा तब उसे सजा मिलेगी। जब वो उसे पैर से दबाती है, वो झुककर उसके होठों पर किस करता है और मुस्कुराते हुए बताता है कि यह सजा है। जब वो फिर से उसे पैर से दबाती है, वो कहता है कि सजा दोगुनी हो जाएगी। वो केवल इस बात के लिए आभारी होती है कि वो बॉलरूम में है, न कि बेड चेंबर में। अगले दिन उसे बाहरी इलाके में जाकर लोगों को सांत्वना देने जाना है और तैयार होते समय उसे नींद आने लगती है। तलवार की ट्रेनिंग ने उसे थका दिया है, लेकिन अपनी प्रगति के बारे में सोचकर उसे लगता है कि यह सब इसके लायक है। सेलेना उत्साह से उसकी मदद करती है। वो वादा करती है कि जब एलेनोर और इसाबेला आएंगी तो वो उसे सबसे चमकदार बनाएगी। वो उसकी ड्रेस की तारीफ करती हैं। तीनों को लोगों से गर्मजोशी से स्वागत मिलता है। उनकी यात्रा के दौरान एक महिला उत्साह से उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसके बच्चे को बचाया। वो नरमी से जवाब देती है और तैयार किए गए जामुन पेश करती है। बच्चे की जल्दी ठीक होने की कामना करती है। फिर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति उसे भीड़ से देखता है। वो आगे बढ़ता है और झुकता है। उसकी सुंदरता की तारीफ करता है, जो उसकी तस्वीर से कहीं अधिक है। वो खुद को रोलैंड के रूप में पेश करता है, पोर्टालिया के साम्राज्य का क्राउन प्रिंस। वो शिष्टता से जवाब देती है और उसके उद्देश्य के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो सगाई समारोह के लिए आया है और उससे बात करना चाहता है। एलेनोर और इसाबेला समझदारी से खुद को अलग कर लेती हैं, उन्हें अकेले बात करने देती हैं। वो कहता है कि वो अफवाहों से बिल्कुल अलग है। वो उन कम अच्छी कहानियों का जिक्र करता है जो उसके भाई ने कभी बताई थीं। वो असहजता से खांसी करती है, यह नहीं जानती कि कैसे जवाब दे। वो मजाक में कहता है कि अगर उसे पता होता तो उसे शादी के प्रस्ताव भेजने चाहिए थे। वो चुपचाप प्रार्थना करती है कि सम्राट कभी यह न सुने। जब वो कमरे में प्रवेश करती है, वो खुशी से पाती है कि थियोडोर उसका इंतजार कर रहा है। भाई बहन गर्मजोशी से गले मिलते हैं, एक दूसरे को कितना याद किया यह व्यक्त करते हैं। वो खुशी से अपने साम्राज्य के जीवन के बारे में बताती है, कहती है कि सभी उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं। फिर वो थियोडोर को चाय पर आमंत्रित करती है और रोलैंड का नाम सुनते ही थियोडोर तुरंत नाखुश हो जाता है। वह उलझन में पूछती है कि क्या वे अच्छे दोस्त नहीं हैं। थियोडोर गंभीर चेहरे के साथ बताता है, 2 साल पहले के शिकार प्रतियोगिता के बारे में उसने एक हिरण को जिंदा पकड़ने की योजना बनाई थी। यह अपनी बहन के लिए एक उपहार के रूप में, लेकिन रोलैंड ने उसे मात दी और उसके प्रिय शिकार को मार डाला। चार्लीन उसे जेंटली प्रोत्साहित करती है कि वह इस पुराने द्वेष को छोड़ दे। थियोडोर उत्साह से एक और अधिक चिढ़ाने वाला हिस्सा बताता है, वह आदमी जिसने उसका उपहार चुराया
वास्तव में उसे प्रपोज करना चाहता था। चार्लीन शांति से बताती है कि चूंकि पत्र कभी भेजा नहीं गया, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थियोडोर अंततः इसे छोड़ देता है और रोलैंड के साथ चाय पीने के लिए सहमत होता है। हालांकि जब तीनों एक साथ बैठते हैं तब भी तनाव हवा में होता है। रोलैंड जानबूझकर यह लाता है कि थियोडोर ने कभी उसके बारे में बुरा कहा था। थियोडोर जल्दी से समझाता है कि वह उसकी प्रशंसा कर रहा था कि वह कितनी उत्कृष्ट है। चार्लोटिनी बेप्सी से उनके बचकाने तर्क को रोकती है। रोलैंड अचानक सोचता है कि बिना फ्लू के लक्षण वाले लोग भी बॉर्नाइट बेरी क्यों खाते हैं। चार्लोटिनी समझाती है कि यह इम्यूनिटी बढ़ाने और बीमारी को रोकने के लिए है। रोलैंड खुश है कि ये बेरी बहुत सस्ती हैं। थियोडोर अपनी बहन के ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर गर्व महसूस करता है। फिर रोलैंड पहचानता है कि वे जो रूइबॉस चाय पी रहे हैं। चार्लोटिनी हैरान होती है कि वह पूर्व की चाय पहचान सकता है। वह मुस्कुराता है और कहता है कि पोर्तालिया अभी भी पूर्वी सामान प्राप्त कर सकता है। बंद सीमाओं के बावजूद वह खुशी से स्वीकार करती है कि यह उनके महामहिम का उपहार है। थियोडोर अपनी बहन को मुस्कुराते हुए देखता है और अचानक महसूस करता है कि बिछड़ना करीब है। वह उसे सांत्वना देती है कि वह एक दूत के रूप में अक्सर आ सकता है। थियोडोर उदासी से कहता है कि एक दूत की गतिविधियां सीमित होती हैं। रोलैंड अचानक मजाक करता है कि उसके पास अभी भी अपना मन बदलने का मौका है। चार्लोटिनी सीक्रेटली राहत महसूस करती है। कोई और यह नहीं सुनता। उन्हें फिर से बहस करते हुए देखकर वह भविष्य में उन्हें अलग रखने का फैसला करती है। अगले सुबह धूप अंदर आती है। चार्लोटिनी उसके बाहों में जागती है। वह मुड़ती है और उसकी नींद से भरी आंखों से मिलती है जो अभी खुल रही हैं। वह माफी मांगता है, कहता है कि वह पहले से ही सो रही थी जब वह उसे देखने आया था। फिर उसने थियोडोर और रोलैंड के साथ उसकी मुलाकात के बारे में पूछा। उसकी जलन को भांपते हुए वह जल्दी से उसकी तारीफ करती है कि वह सबसे आकर्षक है। वह उसे संतोष के साथ कसकर पकड़ता है और पहले के अधूरे शब्दों के बारे में पूछता है। वह उस इजहार को याद करती है जो उसने कभी नहीं किया। वह एक पल के लिए झिझकती है और तय करती है कि वह सगाई की समारोह तक इजहार करने का इंतजार करेगी। चार्लीन को उसकी बाहों में समाते हुए देखकर अचानक उसे थोड़ी शर्म आती है। फिर वह तुरंत उठ जाता है, कहता है कि उन्हें नाश्ता करना चाहिए जब नौकर खाना लाते हैं। वह ध्यान से ब्रेड को टुकड़ों में काटता है। वह इंसिस्ट करता है कि वह खुद उसे खिलाए, जिससे वह थोड़ी असहज हो जाती है क्योंकि वह अनिच्छा से जाम उसके उंगलियों पर लगाती है। वह स्वाभाविक रूप से मिठास को चाटता है और कहता है कि वह कितनी मीठी है। वह जल्दी से खाना खत्म करती है ताकि वह उसे और न खिलाए, लेकिन वह हंसता है और फिर से उसे खिलाने के लिए पुडिंग उठाता है। वह आखिरकार हार मान लेती है, चुपचाप खिलाए जाने की मिठास का अनुभव करती है।